तो आज मैं जिस सीरीज की कहानी लेकर के आया हूँ वो है द बॉयज सीजन 2 की कहानी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक बने रहें और वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत में वॉट हेडक्वार्टर में हम देखते हैं कि सारे मेंबर्स मीटिंग कर रहे होते हैं और सीईओ एडगर अपने सुपर हीरोज को मिलिट्री में दाखिल करने के बारे में बात कर रहे थे। तो एक आर्मी ऑफिसर पूछते हैं कि अगर सुपर हीरोज मिलिट्री में चले भी गए तो वो रिपोर्ट किसे करेंगे। सीईओ कहते हैं ऑब्वियसली मुझे। उसके बाद सीईओ से पूछा जाता है कि अगर सुपर हीरो से कोलैटरल डैमेज हुआ तो उसके लिए मरने वाले परिवार को कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। सीईओ कहते हैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं। सीरिया में देखते हैं कि ब्लैक नॉयर एक सीक्रेट मिशन में गया हुआ था सुपर टेररिस्ट नकीब को मारने के लिए। वहां वो कई लोगों को मार गिराता है और जब सुपर टेररिस्ट को मारने की बारी आती है तो बिल्कुल पहले की तरह नकीब अपने अंदर से एनर्जी निकाल कर उस जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन दोनों को तो कुछ नहीं होता और आखिर में ब्लैक नॉयर सुपर टेररिस्ट का गला काट देता है। वो अंदर एक बच्चे को देखता है और वो उसे टेडी लौटा कर वहां से चला जाता है। ट्रांसलूसेंट के लिए फ्यूनरल होता है जहां होमलैंडर उन लोगों को ये बता रहा था कि ब्लैक नॉयर ने सुपर टेररिस्ट नकीब को खत्म कर दिया है और उन्हें ये लगता है कि ट्रांसलूसेंट को एक सुपर टेररिस्ट एल डियाबो ने मारा है। तो वहां ट्रांसलूसेंट के बच्चे भी बैठे हुए थे जो काफी इमोशनल थे। होमलैंडर वहां इमोशनल स्पीच देने लगता है और अपने दोस्त को याद करता है और बदला लेने का वादा करता है। फिर स्टारलाइट वहां पर गाना गाने लगती है और दूसरी तरफ डीप वो भी अंदर से काफी टूट चुका था क्योंकि उसका दोस्त उसका साथ ही मारा गया। वो देखता है कि एक फोटो से उसे क्रॉप कर दिया गया था और उसे कंपनी पर काफी गुस्सा आ रहा था। होमलैंडर और स्टारलाइट बाहर आते हैं और सारे फैन से मिलते हैं। दोनों इंटरव्यू देते हैं और स्टारलाइट कहने लगती है कि इस बुरे वक्त में होमलैंडर ने हम सभी को संभाला है। पर ये सब कुछ देखकर स्टारलाइट के बॉयफ्रेंड ह्यूई को अच्छा नहीं लग रहा था। स्टारलाइट अपने कमरे में आती है तो वो अपने कपड़े उतार देती है और उसके पैर में काफी दर्द हो रहा था ऊंचे ऊंचे हील्स पहनने के वजह से। ह्यूई वापस आकर अपने साथियों से मिलता है जो सभी अपना अपना काम करने में व्यस्त थे और वो सभी इस समय अंडरग्राउंड थे। इसलिए मदर्स मिल्क ह्यूई से पूछने लगता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। तो ह्यूई बताता है कि मैं तुम्हारे लिए सैनिटाइजर लेने जा रहा हूँ। आखिर में वो स्टारलाइट से मिलता है और उसे कहता है कि तुम अपने फोन से सिम निकाल कर फेंक दो। उसे ह्यूई की चिंता हो रही थी और लग रहा था कि वो कई दिनों से सोया नहीं है। ह्यूई उसे कागज दिखाता है जिसमें एक सुपर हीरो गेको के बारे में लिखा हुआ था। स्टारलाइट कहती है कि मैं इसे पहचानती हूँ और मैं इसे ढूंढ भी सकती हूँ। इसके बाद सैंडस्की शहर में डीप को देखते हैं जो वाटर पार्क में बच्चों को टॉर्चर करने लगता है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब कुछ समय के बाद उसे बेल मिल जाती है और देखते हैं कि उसे बचाने के लिए ईगल आता है। दूसरी तरफ टीवी पर दिखाया जाता है कि बिली ने मैडेलिन को मारा है और उसके घर को बॉम्ब से उड़ा दिया, लेकिन असली में दुनिया वालों को नहीं पता कि मैडेलिन को मारने वाला होमलैंडर था। लेकिन अभी भी मैडेलिन का बच्चा सुरक्षित है। दूसरी तरफ बॉयज की टीम भी सोच रही होती है कि आखिर बिल्ली है कहाँ। सभी लोग टीवी देख रहे थे क्योंकि न्यूज में उन सभी की तस्वीर आ रही थी और कहा जाता है कि ये लोग कहीं भी दिखें तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ह्यूई को अभी भी उम्मीद है कि वो फिर से वॉट कंपनी को घुटनों पर ला सकते हैं। उन्हें बस कंपाउंड वी का इंतजाम करना होगा, लेकिन मदर्स मिल्क नहीं मानता क्योंकि अब ये सब करना काफी रिस्की होगा। होमलैंडर मैडेलिन के ऑफिस में आता है जहाँ पहले मैडेलिन शिफ्ट होने वाली थी और वहाँ पर होमलैंडर अपने और उसके तस्वीर को देखता है। फिर वो मैडेलिन के कलेक्ट किए हुए ब्रेस्ट मिल्क को पीने लगता है कि तभी वहाँ पर एशली आ जाती है जो ये सब देखकर शॉक्ड हो गई थी कि आखिर होमलैंडर कर क्या रहा है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और ये पता चलता है कि मैडेलिन के जगह अब वॉट कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट एशली है। वो होमलैंडर से पूछती है कि मैडेलिन के कातिल का कुछ पता चला। होमलैंडर बताता है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला और एक सुपर हीरो है जो ट्रांसलूसेंट की जगह लेने वाला है, जिससे वो लोग मिलने के लिए जिम में जाते हैं और उस सुपर हीरो का नाम है ब्लाइंड स्पॉट और उसे दिखाई नहीं देता। होमलैंडर ब्लाइंड स्पॉट के टैलेंट को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है कि तभी वो ब्लाइंड स्पॉट के सिर में जोर से मारकर उसके कान से खून निकाल देता है और वो एशली से कहने लगता है कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं किसी अपाहिज को अपने टीम में रहने दूंगा। एशली ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और होमलैंडर एशली से कह देता है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट हो लेकिन तुम मेरे लिए काम करोगी, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। स्टारलाइट अपनी मॉम के मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी और वो सुपर हीरो गेको का पीछा कर रही थी। देखते हैं कि वो एक आदमी से मिलने के लिए आता है और पैसे देकर वो उस आदमी से कहता है उसका हाथ काटने के लिए। ये सब कुछ स्टारलाइट रिकॉर्ड कर रही थी। उसका हाथ काटकर उस आदमी को काफी मजा आ रहा था, जिसके बाद गेको के हाथ वापस से आने लगते हैं। गेको उस आदमी से कहता है कि एक्स्ट्रा $1000 के लिए तुम मेरा औजार भी काट सकते हो। फ्रेंची
नीचे का एक आदमी घायल होकर आता है और उसके हाथ का सारा हड्डी टूट चुका था। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन वो लोग पुलिस से डर रहे थे कि तभी उसका आदमी फ्रेंची से कुछ ऐसा कहता है जिससे वो भी घबरा जाता है। इसके बाद ह्यूई, मदर्स मिल्क, फ्रेंची और कीमिको पहुंच जाते हैं समुद्र के पास और देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा जहाज पलट चुका था। वहां पर कीमिको एक पेपर बोट मिलता है जिसे शायद वो पहचानती है। इसके बाद वो लोग वहां पर एक फुटेज को चेक करते हैं और फ्रेंची अपने दोस्तों पर काफी गुस्सा हो रहा था कि उन लोगों ने कहा था कि वो इंसानों की तस्करी नहीं करेंगे और इसीलिए उनका ये हाल हुआ था। वो लोग फुटेज में देखते हैं कि कैसे उन लोगों ने एक सुपर टेररिस्ट को इलीगली इस देश में लाते हैं और इसी के लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। ये सब देखकर वो लोग हैरान हो गए थे और डीप ईगल के घर पर ही सो गया था। जब वो उठता है तो सामने कैरोल नाम की औरत बैठी हुई थी जो ईगल की दोस्त है। ईगल कहने लगता है कि उसके साथ भी एक हादसा हुआ था जिसके वजह से वो सदमे में चला गया था, लेकिन कैरोल ने उसकी मदद की। डीप कैरोल से पूछता है क्या तुम थेरेपिस्ट हो? वो कहती है नहीं, तुम मुझे टीचर बोल सकते हो। वो डीप से पूछती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। डीप उनके सवालों से तंग आ जाता है और वहां से जाने लगता है, मगर कैरोल उसे कहती है कि मैं तुम्हें द 7 में वापस ले जा सकती हूँ। कीमिको फ्रेंची को कागज में बॉय लिखकर दिखाती है। शायद वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्रेंची समझ नहीं पाता। वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे, किसकी मदद लेंगे। ह्यूई कहता है कि हमें स्टारलाइट की जरूरत होगी। मदर्स मिल्क उसे कहता है पागल मत बन, वो लोग उसके फोन को ट्रैक कर लेंगे। ह्यूई झिझकते हुए उन्हें बता रहा होता है कि वो स्टारलाइट से मिल रहा था और वो उसे मैसेज भी करता है, जिस पर मदर्स मिल्क काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब वो लोग उनके पीछे आ जाएंगे। मदर्स मिल्क इन सब से निकलना चाहता था, अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है। ह्यूई कहने लगता है कि अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार है और वो बाकियों को भी हिम्मत देता है। तो वहीं स्टारलाइट गेको से मिलने के लिए जाती है एक रेस्टोरेंट में और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। फिर दोनों ईश्वर के बारे में बात करते हैं और उस स्पीच के बारे में भी जो स्टारलाइट ने उस दिन कहा था, जो सेंसेशन बन गया था। अब वो गेको से मदद मांगती है और उसे साफ साफ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर कंपाउंड वी मेरे लिए चुरा कर लाओ। गेको ऐसा करने से मना कर देता है और इसीलिए स्टारलाइट उसे उसका वीडियो दिखाती है और कहती है कि अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो तुम्हारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। तुम दूसरों को मजे देने के लिए खुद के साथ क्या क्या करते हो। फिर हम होमलैंडर और मैगी को देखते हैं जो सेविंग अमेरिका के ऊपर एक कमर्शियल टाइप कुछ शूट कर रहे थे। वहां पर हम एक और सुपर हीरो स्टॉर्म फ्रंट को देखते हैं जो ये सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रही थी। वो होमलैंडर से कहने लगती है कि मैं भी सुपर 7 की न्यू मेंबर हूँ। एशली घबराने लगती है, मगर स्टॉर्म फ्रंट लाइव थी इसलिए होमलैंडर अपने असली रूप में नहीं आ पाता। मदर्स मिल्क ह्यूई को समझाने लगता है कि तू स्टारलाइट से बात करता है, इससे स्टारलाइट को भी खतरा हो जाएगा। अगर होमलैंडर को पता चल गया तो वो स्टारलाइट को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो चाहता है कि स्टारलाइट को इस दलदल में ना घसीटा जाए। वो लोग FBI ऑफिसर सूजन से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि बिल्ली गायब हो गया है, वो कहाँ है नहीं पता। उन्हें जो फुटेज मिला है उस आदमी का, उसके हुलिये के बारे में मदर्स मिल्क बताने लगता है तो सूजन कहती है कि सुपर टेररिस्ट को यहाँ लाने के पीछे भी वॉट कंपनी ही है। तभी उसका सिर अचानक से फट जाता है और ये देखकर सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। होमलैंडर CEO से मिलने के लिए आता है और उनसे कहने लगता है कि आप सुपर हीरो कंपनी चलाते हैं लेकिन आप कभी हम लोग से मिलते भी नहीं और आपने बिना बताए उस लड़की को सुपर 7 में शामिल कर लिया। होमलैंडर कहने लगता है कि इतनी जुर्रत तो मैडलिन में भी नहीं थी कि वो मुझसे पूछे बिना कोई डिसीजन ले पाए। CEO से पूछते हैं कि तुम इस कंपनी के फाउंडर फेडरिक के बारे में जानते हो क्या। CEO होमलैंडर को बताने लगते हैं कि कैसे कंपनी के फाउंडर फेडरिक हिटलर के साथ काम किया करते थे और उनके वहां पर वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते थे और उन पर कंपाउंड वी भी टेस्ट किया गया था। धीरे धीरे करके ये वॉट कंपनी अमेरिका में डिज्नी के स्तर पर पहुंच गया। वो होमलैंडर से कहने लगता है कि तुम सोचते हो कि ये सुपर हीरो कंपनी है, तुम गलत हो। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और हमारे कंपनी की कीमती एसेट तुम नहीं हो, कंपाउंड वी का फॉर्मूला है जो तुमने आतंकवादियों को सौंप दिया। होमलैंडर बात को टालने की कोशिश करता है और उसे पसंद नहीं आ रहा था जिस तरीके से CEO उससे बात कर रहा था। CEO होमलैंडर से बिल्कुल भी नहीं डरते और उसे कहने लगते हैं कि तुम जब भी कोई अवार्ड उठाने जाते हो तो तुम्हारे फैले हुए रायते को हम लोग साफ करते हैं और मैं क्या डिसीजन लेता हूँ इसमें मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। इसके बाद होमलैंडर रेबेका से मिलने के लिए जाता है और वो अपने बेटे को देखना चाहता है। बॉयज की टीम वापस अपने हाइड आउट में आ जाती है और वो लोग काफी घबराए हुए थे और ह्यूई खुद को दोष देता है कि उसके वजह से सूजन मारी गई, मगर मदर्स मिल्क कहता है ऐसा नहीं है क्योंकि अगर हमें मरना होता तो सूजन के जगह हमारा सिर फट जाता। किसी की नजर उस पर ही थी। जब उसे लगा कि सूजन को ये चीज नहीं बोलना चाहिए था तो उसका सिर उसने उड़ा दिया। ह्यूई को स्टारलाइट कॉल करती है और उसे कहती है चिंता मत करो, मैं बर्नर फोन से कॉल कर रही हूँ और वो उसे खुशखबरी देती है कि काम हो गया है। 1-2 दिन के अंदर हमें
कंपाउंड वी भी मिल जाएगा और पूछने लगती है कि अब हम कौन से न्यूज़ चैनल में जाएंगे खुलासा करने के लिए, मगर यूई बस झूठ बोलने लगता है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। इसके बाद वहाँ पर बिली पहुंच जाता है जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, मगर बिली के आने पर यूई खुश नहीं लग रहा था। इसके बाद हम बिली को देखते हैं जिसे फ्लैशबैक्स आ रहे थे और देखते हैं कि उसके साथ हुआ क्या था। सच जानने के बाद कि उसकी पत्नी जिंदा है और होमलैंडर का बेटा भी है। उसके बाद बिली को एक सुपरमार्केट के बाहर होश आता है और वो एक दुकान में जाता है और कागज मांगता है और उसे जो कुछ भी याद था अपनी पत्नी के घर के बारे में वो लिखने लगता है। टीवी पर न्यूज आ रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट मैडेलिन को बिली ने मारा है, जिससे वो भी हैरान हो गया था और तुरंत वहां से निकल जाता है। प्रेजेंट में वो अपने इसी लिखे हुए कागज को देख रहा था। किमी को फ्रेंची को बॉय गर्ल लिखकर दिखाती है, लेकिन फ्रेंची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किमी को उसे कहना क्या चाहती है। ह्यूई बिली को यहाँ देखकर खुश नहीं था और कहने लगता है कि तुम हमें मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और ह्यूई उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहता, मगर बिली उसे पूछता है कि अगर मेरी नहीं मानोगे तो किसकी बात सुनोगे। फिर हम होमलैंडर को देखते हैं जो अपने बेटे रायन के साथ वक्त बिता रहा था। होमलैंडर अपने बेटे को अपने पावर इस्तेमाल करने को बोलता है जो वो नहीं कर पाता, तो होमलैंडर उसे सिखाने लगता है। तभी रेबेका रायन को अंदर बुलाती है और कहती है पढ़ाई करना है तुम्हें। रेबेका होमलैंडर से कहती है कि वो रायन को नॉर्मल देखना चाहती है, ना कि सुपर हीरो की तरह। कैरोल डीप से सवाल जवाब कर रही थी जो डीप को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर वहां पर ईगल आता है और स्टारलाइट को देखते हैं जो न्यूज एडवर्टाइजमेंट शूट कर रही थी और सुपर 7 के नए मेंबर स्टॉर्म फ्रंट को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराती है और वो लोग मीडिया के सामने फोटो खिंचवाते हैं और एशली उन सभी को बताने लगती है कि आज का रूटीन क्या क्या है, उन्हें क्या क्या करना है। तभी मैगी को एक फोन आता है और वो तुरंत वहां से निकल जाती है, कहती है फैमिली इमरजेंसी है। सूजन के फ्यूनरल में मैलोरी को देखते हैं जो चढ़ावे पर रखे हुए फल को देखती है, जो उसे काफी अजीब लग रहा था। जब वो वहां से निकलती है तो उससे मिलने के लिए बिली आता है और वो उसे बताना चाहता है कि सूजन को किसने मारा। उसे लगता है कि इसके पीछे वॉट कंपनी है और उन्हें उस सुपर टेररिस्ट को भी ढूंढना होगा जिसने मैडेलिन को मारा था, तब जाकर उन्हें कंपनी के बारे में सारे राज पता चल जाएंगे। ईगल डीप को एक ड्रिंक देता है जिसे पीकर डीप को नशा जैसा महसूस होने लगता है और वो भ्रम करने लगता है कि वो अपने शरीर से बात कर रहा था, जो उसे कहने लगता है कि तू अपने शरीर से ही खुश नहीं है, इसीलिए तू लड़कियों को टॉर्चर करता है। बाहर से ये सब कुछ ईगल और कैरोल सुन रहे थे। दूसरी तरफ मैगी अपनी गर्लफ्रेंड एलिना से मिलने के लिए जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिट थी क्योंकि अचानक उसके अपेंडिक्स में दर्द उठा था। मैगी पूछती है क्या तुम्हारी माँ या फिर तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड को फोन कर दूं? वो कहती है तुम आ गई यही बहुत है। इसके बाद स्टॉर्म फ्रंट स्टारलाइट के साथ एक न्यूज इंटरव्यू देती है और उन दोनों से बस एक ही सवाल पूछा जाता है क्या लड़की सुपर हीरोज लड़कों से बेहतर होती हैं, जिन पर उनकी भी हंसी निकल जाती है और स्टॉर्म फ्रंट कहने लगती है कि फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि हम लोग अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं, ना कि इससे कि लड़की ज्यादा बेटर है या लड़का। एशली गुस्सा हो जाती है और उन दोनों से पूछने लगती है कि ए ट्रेन कहाँ होगा, काफी दिनों से उसे देखा नहीं गया। तो स्टारलाइट कहने लगती है कि वो जहाँ भी है उसे आराम करने की जरूरत है। तभी वहाँ पर अचानक ए ट्रेन पहुंच जाता है जिसे देखकर स्टारलाइट हैरान हो जाती है, मगर खुश होने का वो नाटक करती है। हाल ही में दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। पार्टी के दौरान दोनों मिलते हैं और ए ट्रेन उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो स्टारलाइट उसे पूछती है कि क्या तुमने इसके बारे में किसी और को बताया। तो ए ट्रेन वहां से चला जाता है। बिली वापस आता है तो बताता है कि मैलोरी से वो मिलने के लिए गया था और अगर हम उन्हें सुपर टेररिस्ट ला कर दे देते हैं तो CIA उनका नाम रिकॉर्ड से हटा देंगे, कोई पुलिस वाला उनके पीछे नहीं पड़ा रहेगा। डीप से उसका शरीर कह रहा होता है कि तुम्हें पहले खुद से प्यार करना होगा, अपने शरीर को पहले देखो। स्टारलाइट स्टॉर्म फ्रंट से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि तुमने इंटरव्यू में जो कुछ भी बोला बहुत सही किया। स्टॉर्म फ्रंट उसे कहती है कि पहले मैं तुम्हारी फैन हुआ करती थी, लेकिन अब तुम खुद को देखो, तुम इस कंपनी की कोई गुड़िया लग रही हो। फिर वहां पर गेको आ जाता है जो स्टारलाइट को कंपाउंड वी दे देता है और स्टारलाइट घबरा जाती है और उसे कहती है कि इसे मैं अभी नहीं ले सकती, मेरे पास तो पॉकेट भी नहीं है, मैं इसे कहाँ रखूंगी। मगर गेको कहता है कि तुम्हें ये चाहिए था तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम जानो। इसीलिए वो तुरंत अपने जूते में इसे छुपा लेती है, पर तभी वहाँ ए ट्रेन आ जाता है और पूछता है कि तुम गेको को कैसे जानती हो। स्टारलाइट कहती है कि मैं चर्च जाती थी तो उससे मिलना हो जाता था। ए ट्रेन उसे पूछता है कि तुमने अपने जूते में क्या छिपाया, मगर वो मना करती है कुछ भी नहीं है। ए ट्रेन चेक करता है तो जूते में सच में कुछ भी नहीं था। रेबेका अपने बेटे रायन को एक औरत के घर छोड़कर कहीं जाने लगती है। डॉक्टर पार्क से मिलने आती है जिससे वो फोन पर बात करती है और कहने लगती है कि हमारी डील हुई थी कि होमलैंडर मुझसे और मेरे बेटे से मिलने के लिए नहीं आएगा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि होमलैंडर को
सच जानकर काफी बुरा लगा है। रेबेका डॉक्टर से कहती है कि होमलैंडर से कहो रुक जाए, वरना मैं रायन को लेकर कहीं भाग जाऊंगी। मैगी एलिना के साथ होती है, दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एलिना उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर रुकी हुई क्यों हो, हम लोग पहले भी ये सब कर चुके हैं, तुम मुझे छोड़कर चली जाती हो, जाओ अपने काम पर। मैगी उसे सच बता देती है कि कैसे एक फिल्म का प्रोड्यूसर पूरी रात उससे बात कर रहा था, तो उसके अगले ही दिन उस प्रोड्यूसर का कटा हुआ शरीर मिला उसके ऑफिस में और उसे मारने वाला होमलैंडर था। कहने का मतलब ये है कि होमलैंडर मैगी को पसंद करता है और उसे ये बर्दाश्त नहीं कि मैगी उसे छोड़कर किसी और से बात करे, और उसे लगता है कि होमलैंडर एलिना का भी वही हाल करेगा। होमलैंडर अपने बेटे से बात कर रहा था और उसे कहने लगता है कि सच तो ये है कि मेरी भी कोई मॉम डैड नहीं थे। वो अपने बेटे को समझाने लगता है कि हम लोग चाहे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम और तुम हम दोनों भगवान हैं। रेबेका होमलैंडर से कहने लगती है मेरे घर से निकल जाओ, मगर होमलैंडर वहां से नहीं जाने वाला था और वो किचन में चला जाता है पॉपकॉर्न बनाने। बॉयज की टीम एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाती है सुपर टेररिस्ट को पकड़ने के लिए और किमिको गुस्से में एक आदमी का सिर फोड़ देती है और उसका शरीर में लिबरेशन आर्मी का टैटू बना हुआ था। इन्हीं लोगों ने किमिको को किडनैप किया था। खैर किमिको वहां पर अपने भाई से मिलती है और दोनों साइन लैंग्वेज में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और ये देखकर फ्रेंची समझ जाता है कि यही तो किमिको बताने की कोशिश कर रही थी, बॉय गर्ल मतलब के भाई बहन, लड़का लड़की नहीं। ह्यूई बिली को रोकता है गोली नहीं चलाने के लिए क्योंकि वो उसका भाई है, मगर फिर भी वो गोली चला देता है जिससे वो लड़का केंजी अपने पावर से उन पर हमला करने लगता है और किमिको को लेकर वहां से गायब हो जाता है। स्टारलाइट को स्टॉर्म फ्रंट की बातें चुप गई थी, इसीलिए वो उसे कहने लगती है कि मैं इस कंपनी की कठपुतली नहीं हूँ, मैं तुम्हें हर बात बता नहीं सकती, ये सेफ नहीं है। स्टॉर्म फ्रंट कहती है कि तुम तो बुलेट प्रूफ हो, तो तुम्हें किस चीज का डर है, बता दो क्या बताना चाहती हो। स्टॉर्म फ्रंट उसे समझाने लगती है कि मुखौटा पहनना बंद करो, अपने दिल में जो आता है वो करो। वो वहां से जाने लगती है तो स्टारलाइट उसके बैग में से कंपाउंड वी ले लेती है जिसे वो अपने जूते में छुपा लेती है। बिली ह्यूई पर काफी गुस्सा था और उसे कहता है कि तू यहाँ से निकल, तेरी जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन कोई भी किमिको के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। तभी बिली उन्हें बता देता है कि उसकी पत्नी जिंदा है हेड वॉट कंपनी के फैसिलिटी में और उसका बेटा भी है जो बिल्कुल होमलैंडर जैसा दिखता है। वो अपनी पत्नी को ढूंढना चाहता है और इसीलिए उसे बाकियों की मदद चाहिए। जिसके बाद हम किमिको और उसके भाई केंजी को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो बताने लगती है कि कैसे उसके अंदर एक ब्लू कलर का जहर डाला गया था और उसी से वो एक राक्षस में बदल गई है और केंजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्टारलाइट ह्यूई को मैसेज कर देती है और उसे बता देती है कि कंपाउंड वी उसे मिल गया है कि तभी वहां पर ए ट्रेन आ जाता है और कंपाउंड वी उसे ले लेता है। स्टारलाइट घबराने लगती है और ए ट्रेन कहने लगता है कि होमलैंडर को तो तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। स्टारलाइट फिर उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि तुम ये सच किसी को बता नहीं पाओगे क्योंकि तुमने भी तो अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था, उसके अंदर तुमने कंपाउंड वी इंजेक्ट कर दिया था। सोचो अगर ये सच बाहर आ गया कि तुम कंपाउंड वी लेकर रेस जीते थे तो तुम्हारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। वो उसे कंपाउंड ले लेती है और कंफ्यूज होकर ए ट्रेन वहां से चला जाता है। फिर हम किमिको और उसके भाई को देखते हैं जो अपनी बहन को बताने लगता है कि पूरा गांव तबाह हो गया था जो अमेरिकन्स ने किया था, एक सुपर हीरो आया था, उसने सब कुछ खत्म कर दिया था, ये देश हमारा दुश्मन है, हमें तो लड़ना चाहिए। किमिको अपने भाई को अपने साथ रहने को बोलती है लेकिन वो नहीं रहना चाहता, इसलिए किमिको पर वो हमला करके वहां से भाग निकलता है, लेकिन फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है और आखिर में वो अपने भाई को बेहोश कर देती है। फिर वहां पर बॉयज की टीम पहुंच जाती है और वो लोग सुपर टेररिस्ट को अपने गाड़ी में बंद कर देते हैं। बिली ह्यूई को एक मुक्का मारता है और उसे कहता है मेरे प्लान के बीच आने की कोशिश मत करना। अब ह्यूई को बिली पर काफी गुस्सा आ रहा था मगर वो कर भी क्या सकता था। अब हम बॉयज की टीम को यॉट पर देखते हैं और बिली ह्यूई को सॉरी कहने के लिए आता है मगर ह्यूई बिली को मारने लगता है और अपना भड़ास निकालता है और बाकी लोग उसे रोकते हैं। बिली को मेलोरी का कॉल आता है जो उसे पूछ रही होती है कि तुम्हें सुपर टेररिस्ट मिला कि नहीं। वो बताता है कि वो लोग उसे ला रहे हैं और वो मेलोरी से कहता है कि तुम मेरी पत्नी को ढूंढो, किसी भी हालत में मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। मेलोरी उसे कहती है देखना कहीं सुपर टेररिस्ट की बहन बगावत न कर दे। बिली कहता है कि उसे मैं संभाल लूंगा, अगर जरूरत पड़े तो उसे मार दूंगा, जो फ्रेंची सुन लेता है मगर बिली उसे कहता है अरे ऐसा बोलना पड़ता है। किमिको अपने भाई को पानी पिलाती है जो बंधा हुआ था और वो उसे बात करने लगती है, अपने पुराने दिनों को याद करती है और केंजी कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो ये लोग मुझे टॉर्चर करेंगे, मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा, मगर किमिको उसकी बात नहीं मानती। फिर हम ए ट्रेन को देखते हैं जो क्लब में होता है और उसे एक लड़की एक पर्ची देती है और कहती है उसे मिलने, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है तो उसे कुछ होने लगता है, वो कमजोर हो गया था। होमलैंडर अपने परिवार के साथ था
और वो लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जैसे कि वो लोग एक हैप्पी परिवार हो। इसके बाद होमलैंडर अपने बेटे को बाहर ले जाता है खेलने के लिए, जिससे रेबेका खुश नहीं थी। हेडक्वार्टर में हम एक राइटर को देखते हैं जो सुपर 7 पर बेस्ड एक स्टोरी सुना रहा था जिस पर वो मूवी बनाने वाला है। स्टॉर्म फ्रंट कहने लगती है कि स्टोरी तो काफी अच्छी है, लेकिन तुम कहानी में लड़कियों को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ग्लैमर के लिए। अगर वो भी सुपर हीरो की तरह लड़ेंगी तो मजा आएगा, इसलिए थोड़ा चेंजेस करो। मगर तभी एशली को एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डरने लगती है और सीईओ से मिलती है और उनसे पूछती है क्या ये खबर सच है। मैं ये तुरंत होमलैंडर को बताती हूँ, लेकिन सीईओ कहते हैं कि उसे मैं संभाल लूंगा, तुम बाकियों को देखो। अब देखते हैं कि इस घबराहट की वजह क्या है। न्यूज में ये खबर दिखाया जा रहा है कि सारे सुपर हीरोज असली में सुपर हीरोज नहीं बल्कि इन्हें लैब में बनाया गया है और उनके शक्ति कंपाउंड वी से आती है। स्टारलाइट खुश थी और ए ट्रेन ये देखकर उसे कहने लगता है कि इसके पीछे तो तुम ही हो। स्टारलाइट कहती है लेकिन कंपाउंड के साथ तुमने मुझे जाने दिया, फंसोगे तो तुम भी, होमलैंडर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। फिर डीप कैरोल के सामने बताने लगता है कि कैसे एक दिन उसे मछलियों की आवाज सुनाई देने लगी थी और उसकी माँ ने कहा था कि उसे वरदान मिला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ब्लैक नॉयर भी ये खबर देखकर रोने लगता है। ह्यूई भी इस न्यूज को देखकर काफी खुश था। मदर्स मिल्क उसे आकर पूछता है क्या ये सब तूने किया। अब वो कहता है स्टारलाइट के मदद से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। मदर्स मिल्क और बाकी सभी काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन बिल्ली का काफी ठंडा रिएक्शन था। ह्यूई गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो सकते, उनका तो यही सपना था। मगर बिली कहता है हमारे पास अभी भी एक सुपर टेररिस्ट है, बाजी यूं ही पलट सकती है। होमलैंडर अपने बेटे को घर के छत पर ले आता है और उसे कहता है जंप करने। उम्मीद है कि उसका बेटा होमलैंडर की तरह उड़ने लगेगा, मगर वो अपने बेटे को ऊपर से नीचे फेंक देता है और वो नहीं उड़ता। रेबेका नीचे आती है और रायन को संभालती है और होमलैंडर से कहती है यहाँ से निकल जाने। होमलैंडर रेबेका का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है कि ये बेटा तुम्हें मेरे वजह से मिला है। रायन को गुस्सा आता है और वो होमलैंडर को धक्का देकर गिरा देता है। अनजाने में ही सही उसके अंदर की शक्तियां बाहर आ ही गई, मगर वो होमलैंडर से कहता है कि मुझे आपकी तरह नहीं बनना, मुझे आपसे नफरत है। फ्रेंची केंजी को खाना खिलाने के लिए आता है और उसे कहने लगता है कि मैं तेरी बहन की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे भी मेरी हेल्प करनी होगी। और वो कहने लगता है कि जिस रात उनके मम्मी पापा को मारा गया, किमी को अचानक बात करना बंद कर दी थी और 2 साल तक उनके ऊपर टॉर्चर हुआ और तब से उन लोगों ने साइन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया। फ्रेंची उसे पूछता है क्या तू मुझे साइन लैंग्वेज सिखाएगा। सुपर हीरो के बारे में सारा सच सामने आने के बाद एलिना मैगी को समझाती है कि यही मौका है, वहां से निकल जाओ। मैगी को डर है कि होमलैंडर उन्हें ढूंढ निकालेगा और नाम लिया होमलैंडर हाजिर। अब वो उसकी बातें सुन लेता है और पूछता है एलिना कौन है। मैगी उसे कह देती है वो मेरी पुरानी दोस्त है, वो उसे बात कर रही थी न्यूज में जो दिखा रहा है उसके बारे में कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। होमलैंडर पूछता है कौन से न्यूज की बात कर रही हो, तो मैगी उसे बता देती है। दूसरी तरफ बॉयज की टीम को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क पुलिस वहां आ जाती है और केंजी तभी खुद को आजाद कर लेता है और वो बिली पर हमला करने वाला था कि वो गलती से अपने पावर से पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर को ही पानी में गिरा देता है। कैरोल डीप से कहने के लिए आती है कि अब तुम सुपर 7 में शामिल हो सकते हो। दूसरी तरफ वॉट हेडक्वार्टर के सारे शेयर्स गिरने लगते हैं जब से ये खबर सामने आया है कि सुपर हीरोज नेचुरल नहीं है। सभी का कंपनी से भरोसा अब उठ गया है। सीईओ के पास केंजी की तस्वीर थी और अब उन्हें कंपनी के तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी करना होगा। मैलोरी बिली को कॉल करती है और उसे कहती है CIA के सेफ हाउस पहुंच जाने। ह्यूई अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और स्टारलाइट को कुछ भी कहने लगता है, मतलब अपनी दिल की बात, और कह देता है कि अगर मैंने अनजाने में ही सही तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। सीईओ सारे सुपर हीरो से मीटिंग करने के लिए आते हैं और उन्हें केंजी की तस्वीर दिखाते हैं। ए ट्रेन कुछ कहने वाला था जिससे स्टारलाइट घबराने लगती है, मगर वो कहता है कि हम में से किसी को भी कंपाउंड वी के बारे में नहीं पता था। सीईओ कहते हैं मुझे पता है और हम पता निकाल लेंगे कि इसके पीछे कौन है, लेकिन फिलहाल के लिए लोगों को स्टेटमेंट देना होगा कंपनी की तरफ से। होमलैंडर सभी को समझाने लगता है कि जो होना था हो गया, हम लोगों को यहाँ एक टीम की तरह काम करना होगा। बॉयज की टीम सेफ हाउस से 1 मील दूर थी कि तभी उन पर बहुत सारे शार्क्स हमला कर देते हैं और उनके बोट में पानी भरने लगता है, इसीलिए वो लोग रेस्क्यू बोट में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं और बहुत सारे शार्क्स उनका पीछा कर रहे थे। देखते हैं कि सारे शार्क्स को कंट्रोल करने वाला डीप था, जो एक बहुत ही बड़े से स्पर्म वेल के पीठ पर सवार होकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी बिल्ली बोट को भगाते हुए उस वेल के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से
डीप गिर कर बेहोश हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर ह्यूई की तो हालत ही खराब हो गई थी कि उसे क्या सब कुछ देखना पड़ रहा है। वो सभी CIA के सेफ हाउस तक आ चुके थे, जहाँ बिली CIA को केंजी हैंड ओवर कर देगा और बदले में वो उन्हें रेबेका का पता बता देंगे। वेल के मरने पर डीप बहुत ज्यादा दुखी हो गया था कि तभी वहां पर सारे सुपर हीरो पहुंच जाते हैं और स्टारलाइट डीप को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में थी, पर डीप उसे कहने लगता है कि मैं प्रायश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद वो लोग बॉयज की टीम को ढूंढने के लिए टनल के अंदर चले जाते हैं और A-Train टनल में उन सभी को ढूंढने लगता है और देखते हैं कि कंपाउंड V ना लेने के वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। ह्यूई स्टारलाइट के सामने आ जाता है, लेकिन वो उस पर हमला कर देती है क्योंकि सामने होमलैंडर था। होमलैंडर स्टारलाइट से कहता है इसे मार दो। वो घबराने लगती है और कहती है वैसे भी ये वांटेड है, हम इसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं, मगर होमलैंडर नहीं मानता और कहता है इसे खत्म कर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। कि तभी वहां पर बिली आ जाता है और केंजी होमलैंडर के ऊपर टनल गिरा देता है और वहां से वो लोग भाग निकलते हैं। किमिको अपने भाई के पीछे जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, मगर वो नहीं रुकने वाला। वो अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। कि तभी वहां पर स्टॉर्म फ्रंट पहुंच जाती है और उन दोनों पर बिजली बरसाती है और एक घर को भी तबाह कर देती है और परिवार वाले दहशत में आ गए थे। वो दोनों को पकड़ने के लिए बिल्डिंग में वो सब कुछ तहस नहस करने लगती है। केंजी कूद कर दूसरे बिल्डिंग में चला जाता है, लेकिन स्टॉर्म फ्रंट किमिको का गला दबाने लगती है, इसीलिए केंजी अपनी बहन को वापस आकर बचाना पड़ता है और स्टॉर्म फ्रंट केंजी का दोनों हाथ तोड़ देती है और उसे वहीं मार डालती है। किमिको ये देखकर रोने लगती है और होमलैंडर भी वहां आ गया था, इसीलिए किमिको वहां से भाग निकलती है। अब इस तमाशे के दौरान जितने लोगों का घर तबाह हुआ, जितने लोग घायल हुए, उनका इलाज चल रहा था। CEO मीडिया के सामने कहने लगते हैं कि वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर कंपाउंड V आया कहां से। आपकी तरह हम भी अनजान हैं और सच जानना चाहते हैं। वो सभी लोगों को सुपर टेररिस्ट के बारे में सावधान कर देते हैं कि आज जो हमला हुआ वो और भी खतरनाक हो सकता था और स्टॉर्म फ्रंट एक सुपर टेररिस्ट को पकड़ने के लिए इतनी तबाही की इस बात को छुपाया जाता है और उसे एक रक्षक की तरह दुनिया के सामने पेश किया जाता है। और ये सब कुछ बॉयज की टीम देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, खासकर किमिको। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कैमरा से बात कर रही थी कि कैसे कपल्स के बीच कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। फिर हम बॉयज की टीम को देखते हैं और न्यूज चल रहा होता है जिसमें केंजी के बारे में दिखाया जा रहा था कि कैसे वो टेररिस्ट से मिला हुआ था। ये सब सुनकर किमिको बहुत ज्यादा उदास थी। फ्रेंची उसे संभालता है और किस कर लेता है तो किमिको उस पर हमला करती है, इसीलिए वो वहां से भाग निकलता है। होमलैंडर ये देख करके कि स्टॉर्म फ्रंट कुछ ज्यादा ही लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही है, उसे काफी गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद वो एक घर में जाता है और वहां पर वो मैडेलिन से मिलता है। वो उसे दूध पिलाने लगती है और कहती है मेरे प्यारे बच्चे। बिली मैलोरी से मिलती है और उसे कहने लगती है कि इन सुपर हीरोज को हम एक्सपोज करके रहेंगे, ये किसी का भी सिर फोड़ रहे हैं, कहीं अगले दिन ये प्रेसिडेंट के साथ ना हो जाए। वो बिली को लिबर्टी नाम के सुपर हीरो के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें इस औरत से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो उसे रेबेका के लोकेशन का भी पता दे देती है जो वॉट फैसिलिटी के अंदर है और वहां जाना इतना आसान नहीं होगा। होमलैंडर काफी गुस्सा था कि वो खुद सुपर टेररिस्ट को मारना चाहता था, लेकिन सारा क्रेडिट स्टॉर्म फ्रंट ले गई, एक नई आई लड़की। मगर मैडेलिन उसे कहने लगती है कि सुपर 7 तुम्हारी टीम है और तुम ही इसे कंट्रोल करोगे। कि तभी मैडेलिन अचानक से एक मोटे आदमी में बदल जाती है, मतलब कि ये वही डॉपलगैंगर है जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। फिर वो मैडेलिन में बदल जाती है और फिर से होमलैंडर से वो प्यार करने लगता है। बिली जा रहा था अपनी पत्नी को ढूंढने और तब तक के लिए वो वहाँ मदर्स मिल को इंचार्ज बना देता है। स्टारलाइट को लिफ्ट में होमलैंडर मिलता है जो लिफ्ट को रोक देता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था उस लड़के को मार देने के लिए, लेकिन तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना क्योंकि तुम उस लड़के के साथ हो। स्टारलाइट कहने लगती है कि उसने मेरा दिल तोड़ा है, इसलिए मैं उसे नफरत करती हूँ। ये सुनकर होमलैंडर उसे छोड़ देता है। ब्लैक नॉयर अनिका से मिलने के लिए आता है और उसे बिल्ली के बारे में पूछता है तो वो उसे सारा इन्फॉर्मेशन बताने लगती है। स्टारलाइट जाती है ह्यूई से मिलने और अपने वजह से लगे चोट को देखकर वो उसे माफी मांगती है। वो लोग बात करने लगते हैं कि कंपाउंड V दुनिया के सामने लाने के बाद सुपर हीरो का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ह्यूई को मदर्स मिल का कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो नॉर्थ कैरोलिना जा रहा है। स्टारलाइट रोने लगती है कि वो वापस हेडक्वार्टर में नहीं जा सकती। होमलैंडर ने जो किया ऑब्वियसली उसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गई है। दोनों मदर्स मिल के पास जाते हैं जो नॉर्थ कैरोलिना जा रहा था। वो लोग स्टारलाइट को भी ले जाने वाले थे, लेकिन मदर्स मिल्क डरता है क्योंकि स्टारलाइट के अंदर एक ट्रैकर भी हो सकता है। ह्यूई मदर्स मिल को समझाता है कि हम लोग खुद कैलिफोर्निया जा रहे हैं
एक सुपर हीरो का पता लगाने और हमारे साथ भी तो कोई सुपर हीरो होनी चाहिए। ए ट्रेन हेडक्वार्टर में शॉकवेव को देखकर गुस्सा हो जाता है और वो एशली से जाकर बात करता है और एशली बताती है कि शॉकवेव यहाँ बच्चों से मिलने के लिए आया था, फिटनेस प्रोग्राम के लिए। होमलैंडर वहां आता है और ए ट्रेन से कहता है कि तुम्हें सुपर 7 से निकाला जाता है क्योंकि हम नए लोगों को टीम में जगह दे रहे हैं। ए ट्रेन गुस्सा हो जाता है मगर वो लोग जानते हैं कि ए ट्रेन भाग नहीं सकता और अब उसके टीम में होने का कोई मतलब नहीं। तीनों नॉर्थ कैरोलिना जाने के लिए निकल पड़ते हैं और स्टारलाइट वहां पर गाना चलाने लगती है। तो जो गाना चलता है वो स्टारलाइट का ही गाना था जिससे वो परेशान हो जाती है और सही गाना मिलने पर वो लोग झूमने लगते हैं। तो मदर्स मिल्क उन्हें कहता है कि हम लोग पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। बिली वार्ड फैसिलिटी के अंदर घुस जाता है। फ्रेंची शेरी से मिलने के लिए आता है और दोनों वहां इंटीमेट होते हैं और फ्रेंची को उदास देखकर वो उसे पूछने लगती है कि आखिर हुआ क्या। फ्रेंची बताता है कि वो किमिको की मदद करना चाहता है। शेरी कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, किसी को भी उदास नहीं देख सकते और वैसे भी वो दूध पीती बच्ची थोड़ी है, उसे रोने दो, उसे थोड़ा अकेले रहने दो। फिर हम तीनों को देखते हैं जो खाना खाने के लिए रुकते हैं और स्टारलाइट एक केक खाकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो मदर्स मिल्क को बताने लगती है कि वो आज तक कभी मीठा नहीं खाई क्योंकि उसके लिए मीठा मना था, लेकिन उसके पापा छुप छुप कर उसे ले जाते थे केक खिलवाने। मदर्स मिल्क भी बताने लगता है कि वो अपने पिता के साथ जाया करता था और पेट भर के आइसक्रीम वगैरह वो लोग खाते थे। फिर जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है। स्टारलाइट मदद करने के लिए जाना चाहती थी मगर मदर्स मिल्क और ह्यूई मना करते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी पहचान सबके सामने आ जाएगी, इसीलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। आखिर में बिली अपनी पत्नी को ढूंढ लेता है और उसे पूछता है कि यहाँ कोई जगह है जहाँ कैमरा हम दोनों को देख नहीं सकते। वो लोग एक ब्लाइंड स्पॉट पे आते हैं और दोनों वहां मिलते हैं। रेबेका बिली को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। बिली उसे वादा करता है कि वो उसे यहाँ से ले जाएगा। वो बिली से कहती है कि हर सुबह कचरे का ट्रक आता है, वो लोग उस ट्रक में ही छुपकर निकलने का प्लान करते हैं। तीनों एक होटल में रुकते हैं जहां मदर्स मिल्क और ह्यूई एक कमरे में रुकने वाले थे और दूसरे कमरे में स्टारलाइट होती है। फिर वो स्टारलाइट से मिलने के लिए जाता है जिसे काफी भूख लग रही थी और वो लोग वेंडिंग मशीन से चॉकलेट वगैरह खाने लगते हैं। वो लोग हंसी मजाक करते हैं और स्टारलाइट दूर डस्टबिन में रैपर फेंक देती है जिससे ह्यूई चौंक जाता है, लेकिन जब वो फेंकता है तो उसका निशाना चूक जाता है। स्टारलाइट उसे बताने लगती है कि जब भी वो हेडक्वार्टर में होती है तो उसे बहुत डर लगता है कहीं होमलैंडर उसे मार डालेगा। इसके बाद वो और ह्यूई कमरे में इंटीमेट हो रहे होते हैं। बिली और रेबेका एक दूसरे से प्यार करते हैं और वहां आराम से बैठकर वो लोग बातें करते हैं। वो कहने लगती है कि अब उसके लिए रायन ही सब कुछ है। वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें भी रायन बहुत पसंद आएगा, वो बहुत स्मार्ट है, पता है तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। उसके बाद हम दोबारा से तीनों को देखते हैं जो अपनी जर्नी जारी रखते हैं और स्टारलाइट और ह्यूई काफी ज्यादा खुश लग रहे थे और मदर्स मिल्क भी ये नोटिस करता है। खैर एक इंटरव्यू में होमलैंडर और मैगी को बुलाया जाता है और वहां पर उनसे कंपाउंड के बारे में पूछा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। रिपोर्टर एक और अजीब सवाल पूछती है कि आखिर कंपनी में ज्यादातर सुपर हीरोज गोरे हैं और बहुत ही कम सुपर हीरोज अफ्रीकन अमेरिकन और एशियन हैं, ऐसा क्यों? होमलैंडर कहता है ऐसा नहीं है क्योंकि सुपर 7 में ए ट्रेन भी है जो ब्लैक है और एक लेस्बियन भी है। रिपोर्टर चौंक जाती है कि ऐसा कौन है जो लेस्बियन है। होमलैंडर कहता है मैगी, इसकी बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है एलिना। मैगी हैरान हो गई थी लेकिन वो बस स्माइल करती है क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं था। बाहर आकर वो काफी गुस्सा थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सबके सामने ले लिया गया। होमलैंडर कहता है मैंने सही किया, तुम भी तो घुट घुट कर जी रही थी। होमलैंडर दोनों के लिए काफी खुश था और मैगी को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि होमलैंडर पगला ना जाए और एलिना को मार ना डाले। स्टॉर्म फ्रंट लोगों के सामने स्पीच दे रही होती है कि वहां पर किमिको आ जाती है और उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन फ्रेंची उसे रोक लेता है। नॉर्थ कैरोलिना पहुंचकर वो लोग एक घर जाते हैं सुपर हीरो लिबर्टी के बारे में पता करने के लिए और एक औरत बाहर आती है मगर वो कहती है कि ऐसा यहाँ कोई नहीं रहता। मदर्स मिल्क बात करता है और वो औरत कहती है कि तुम लोग यहाँ वक्त बर्बाद करने के लिए आए हो। मदर्स मिल्क उस औरत को बताने लगता है कि वाट कंपनी ने उसके पिता के साथ क्या किया और उस कंपनी ने उस औरत के साथ भी बिल्कुल वैसा ही कुछ किया है, इसीलिए वो उन्हें अंदर बुला लेती है पर कहती है कि इस बात को 48 साल हो चुके हैं। वो औरत वैलेरी बताने लगती है कि एक रात बहुत बारिश हो रही थी और तब वो 11 साल की थी। उसका बड़ा भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि तभी वहां पर लिबर्टी नाम की सुपर हीरो आती है और उसके भाई को पकड़कर कहने लगती है कि ये तुम्हारी गाड़ी चोरी की है, मगर ये कार तो उनकी ही थी। लेकिन जबरदस्ती लिबर्टी उस लड़के को मारने लगती है और उसका मुंह तोड़ देती है और वहीं मार डालती है, बस इसीलिए क्योंकि वो ब्लैक है।
है। वैलेरी आवाज उठाना चाहती थी लेकिन बिल्कुल ह्यूई के साथ जो हुआ वही होता है। कंपनी के तरफ से एक आदमी आता है पैसा देने और परिवार वालों का मुंह बंद कर देता है। वैलेरी कहने लगती है कि मैंने जो तुमसे कहा ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए वरना लिबर्टी मुझे नहीं छोड़ेगी। ह्यूई कहता है कि 1979 के बाद से तो लिबर्टी को किसी ने नहीं देखा, शायद वो मर गई है। वैलेरी उसे स्टॉर्म फ्रंट की तस्वीर दिखाती है और कहती है यही है लिबर्टी। ये देखकर वो लोग हैरान हो गए थे। होमलैंडर अपने मीम्स को देखकर काफी गुस्सा हो रहा था और लोग स्टॉर्म फ्रंट को काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे, इसीलिए वो गुस्से में उसे मिलने के लिए जाता है और स्टॉर्म फ्रंट भी उसके गुस्से को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी और उसे समझाने लगती है कि तुम्हें बस अपने ऑडियंस से अच्छे से कनेक्ट होना होगा। बेशक बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो तुम्हें नापसंद करते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मगर होमलैंडर को उसकी मदद की जरूरत नहीं है। सुबह होते ही रेबेका बिली से मिलने के लिए पहुंच जाती है मगर वो अब यहाँ से नहीं जाना चाहती थी और कहती है कि तुम रायन को पसंद नहीं करते और अगर हम तीनों यहाँ से निकल भी गए तो तुम बाहर जाकर रायन को रास्ते से हटा दोगे। मुझे पता है, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ कि तुम किस हद तक जा सकते हो। बिली उसे मनाने लगता है उसके साथ चलने मगर रेबेका मना कर देती है और उसे कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करते रहूंगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बिली फैसिलिटी से भाग निकलता है जो ब्लैक नॉयर देख लेता है। ह्यूई और स्टारलाइट वापस आ जाते हैं और ह्यूई स्टारलाइट से फिर से कहता है रात में मिलने के लिए मगर स्टारलाइट उसे कह देती है कि अब हम वो सब नहीं कर सकते, नहीं तो कंपनी वालों को पता लग जाएगा और हम दोनों को खतरा होगा। शुरू में हम जो लड़की के इंटरव्यू को देख रहे थे देखते हैं कि ऐसे ही कई लड़कियों के इंटरव्यू को लिया जाता है जो प्यार और रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं ताकि डीप लड़कियों को समझ पाए और डीप को जियाना नाम की लड़की पसंद आती है और होमलैंडर दोबारा से डॉपलगैंगर मतलब के मैडलिन से मिलने के लिए जाता है मगर वो दूध पीने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे अपने अलावा कोई और नहीं चाहिए। तो डॉपलगैंगर खुद को होमलैंडर में बदल देता है और कहता है क्या तुम्हें यही चाहिए, लेकिन होमलैंडर उसे मार डालता है। मैगी फिल्म की शूटिंग कर रही होती है और फिल्म में वो कुछ लोगों को तबाही से बचा रही थी और एक सीन के दौरान वो एक लड़की को बचाती है। दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट बनता है जहां मैगी उसके सामने कबूल करती है कि वो लेस्बियन है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर वो होमलैंडर से मिलती है जिस पर वो अब भी काफी गुस्सा थी कि उसके वजह से पूरी दुनिया को पता चल गया कि वो लेस्बियन है। खैर वहां पर एशली आती है और वो होमलैंडर से अकेले में बात करती है और उसे दिखाती है कि कैसे एक वीडियो सामने आ गया है। होमलैंडर बेगुनाह लोगों को मार रहा था, इस वजह से लोग होमलैंडर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस पर होमलैंडर काफी भड़क गया था कि तभी वहां पर स्टॉर्म फ्रंट पहुंच जाती है और उसे कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है। गरीब लोगों को मारकर तुमने कोई गलत काम नहीं किया, मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर हम बिली को देखते हैं जो एक नाइट क्लब में जाकर दारू पीकर लोगों से लड़ाई मारपीट करने लगता है। उसे बाद में ह्यूई का कॉल आता है और उसे बता देता है कि लिबर्टी कोई और नहीं बल्कि स्टॉर्म फ्रंट है और उसी ने शायद सूजन को मारा है। बिली ह्यूई से कहने लगता है कि हम लोगों ने अच्छे बुरे दिन साथ में देखे हैं और तुम हमेशा से मेरे लिए एक भाई की तरह रहोगे। इसके बाद वो अपने फोन से सिम कार्ड निकाल कर तोड़ देता है। ह्यूई मदर्स मिल्क को बताता है कि बिली ने मुझे लकी बॉय कहा। सारे सुपर हीरोज फिल्म शूटिंग में बिजी होते हैं और स्टॉर्म फ्रंट स्टारलाइट से पूछ रही होती है कि आखिर तुम मुझे घूर घूर कर क्यों देख रही हो। फिर हमें पता चलता है कि डीप कैसेंड्रा नाम की लड़की से शादी कर चुका है और बिली अपनी आंटी जूडी से मिलने के लिए पहुंचता है जो अपने भांजे से कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम डैड यहाँ आने वाले हैं और वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। बिली उन्हें आने से मना करता है और जूडी बताती है कि तुम्हारे पिता बीमार हैं, उन्हें कैंसर है, एक बार मिल तो लो। बिली समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी पत्नी ने मना क्यों कर दिया आने से। फिल्म डायरेक्टर ए ट्रेन से मिलता है और वो डायरेक्टर को कहने लगता है कि वो अपने डायलॉग्स चेंज करना चाहता है मगर डायरेक्टर उसे आराम से समझाते हैं कि जो तुम्हें स्क्रिप्ट दिया गया है वही तुम्हें बोलना है, मगर ए ट्रेन मना करता है। डायरेक्टर भी जिद्दी था। डीप अपनी पत्नी के साथ इंटरव्यू दे रहा था। किमिको एक बार में आती है और वहाँ वो कुछ रशियन लोगों को बेरहमी से मारने लगती है। ह्यूई और मदर्स मिल्क आंटी जूडी के घर पहुंच जाते हैं और दोनों को वहाँ देखकर बिली हैरान हो गया था और उन दोनों को कहता है यहाँ से निकल जाने। बिली जैसे ही बाहर जाता है तो उसकी नजर पड़ जाती है ब्लैक नॉयर पर जो उसके घर के ऊपर ही छुपा हुआ था। वो जल्दी जल्दी अंदर आकर दोनों को सावधान कर देता है कि ब्लैक नॉयर यहाँ पहुंच गया है और वो ये भी बता देता है कि रेबेका अभी उसके साथ नहीं है क्योंकि वो आना ही नहीं चाहती थी। स्टारलाइट देखती है कि स्टॉर्म फ्रंट उसकी माँ से बात कर रही थी। वो अपनी माँ से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें 2 दिन से मैसेज कर रही हूँ, तुम रिप्लाई नहीं दे रही हो। स्टारलाइट की माँ उसे माफी मांगने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो कई और पेरेंट्स ने भी किया है अपने बच्चों के साथ, और वैसे भी कंपाउंड वी के बारे में अब तो सब लोग जानते हैं।
तो मुझे माफ कर दो। इसके बाद वॉट कंपनी मैगी और एलिना की स्टोरी को दुनिया के सामने लाना चाहती है, ये दिखाने के लिए कि उनके बीच LGBTQ कम्युनिटी की एक सुपर हीरो है जिसे सभी लोग पसंद करेंगे। एलिना ये सब के लिए राजी नहीं थी। कंपनी वाले कहते हैं कि इस सब के लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, मगर एलिना नहीं मानती और वहां से जाने लगती है। मैगी उसे रोकती है और कहती है यहाँ रहने के लिए, क्योंकि होमलैंडर तुम्हें कहीं भी ढूंढ लेगा। तुम यहाँ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी मेरे साथ। बिली कहता है कि वो बाहर जाकर ब्लैक नॉयर का ध्यान भटकाएगा और मौका देकर उन दोनों को भाग जाने को बोलता है। ह्यूई बस बिली को सपोर्ट कर रहा था और उसे कहने लगता है कि वो हमेशा उसके साथ है, मगर बिली उसे कहता है कि तू तो डरपोक लड़का है, तू क्या ही मेरी मदद करेगा, हमेशा से तो मैं ही तेरी मदद कर रहा हूँ। किमिको जहाँ जहाँ जा रही थी फ्रेंची उसका पीछा कर रहा था और वो एक चर्च में आती है और वो शेरी से मिलती है और उसे कुछ पैसे ले लेती है। पता चलता है कि किमिको पैसे के लिए लोगों को मारने का काम कर रही है, शायद अपने भाई के डेथ से उभरने के लिए। फ्रेंची किमिको को समझाने की कोशिश करता है कि ये तरीका गलत है, लेकिन वो उसे धक्का देती है और साइन लैंग्वेज में उसे कुछ कहने लगती है और कहती है कि उसी के वजह से उसका भाई मरा और वो खुद को माफ नहीं कर सकती। फ्रस्ट्रेट होकर फ्रेंची वहां से चला जाता है। डीप एक रिलीजियस मूवमेंट चर्च ऑफ द कलेक्टिव का नया चेहरा बन जाता है, जिसका चेयरमैन है एलिस्टर अडाना। इस एड के बारे में ए ट्रेन और स्टॉर्म फ्रंट एक दूसरे से बात कर रहे थे। एशली ए ट्रेन को समझाने लगती है कि फिल्म के सीन करने के लिए जैसा लिखा गया है वैसे ही, मगर वो मना करता है। वो होमलैंडर से एक बार बात करना चाहता था, मगर एशली मना करती है। अब आखिर में ए ट्रेन मूवी का सीन को शूट करता है और हम देखते हैं कि ए ट्रेन को डायलॉग दिया गया था कि उसे सुपर 7 से निकाला जाता है, शायद इसीलिए वो डायलॉग नहीं बोलना चाहता था। इसके बाद एक कांग्रेस वुमेन न्यूमैन को देखते हैं जो उस आंदोलन को लीड कर रही थी जिसमें सभी लोग होमलैंडर के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब वो लोग कंपनी से जवाब मांगना चाहते हैं, फिर वहां पर होमलैंडर आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे। होमलैंडर वहां पर स्पीच देने लगता है कि ऐसे हादसे कभी कभार हो ही जाते हैं। लोग सवाल उठाते हैं कि इसका मतलब ये है कि ऐसे हादसे और भी बहुत बार हो चुके हैं, मतलब कि कई बेगुनाह लोग मारे गए हैं। एशली गुस्सा हो रही थी क्योंकि होमलैंडर फिर से रायता फैला रहा था। होमलैंडर के स्पीच के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। होमलैंडर को मन कर रहा था कि वो सभी को मार दे, मगर वो ऐसा नहीं करता। एशली ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा रही थी और उसके बाल भी झड़ रहे थे। आंटी जूडी तीनों को अपने एक खुफिया कमरे में ले आती है जो एक तरह का क्लिनिक था। स्टॉर्म फ्रंट जेल में एक आदमी से बात करती है और उसे मिलने के लिए होमलैंडर आता है। वो उसकी मदद करती है और अच्छे अच्छे मीम्स बनाती है ताकि लोगों को ये लगे कि होमलैंडर सही है और ये सारे जितने फोटो सर्कुलेट हो रहे हैं वो सारे फोटोशॉप हैं। जूडी ह्यूई को लेनी के बारे में बताती है जो बिली का छोटा भाई था, जो बिल्कुल ह्यूई की तरह दिखता है, पतला सा डरा सहमा सा। तभी उनके घर पर एक एक्सप्लोजन होता है और वो सभी लोग पीछे के दरवाजे से निकलते हैं, जबकि बिली अंदर ही रह जाता है और वो ब्लैक नॉयर का सामना करता है। मदर्स मिल्क घायल हो गया था। ये देखकर बिली ब्लैक नॉयर को धमकाता है कि हमारे पास कंपनी के खिलाफ बहुत सारे फोटोज हैं और मेरी पत्नी का बेटा होमलैंडर का बेटा है, तो तू समझ जा कि अगर ये सब कुछ बाहर आ गया तो क्या हाल होगा। वो बिली को CEO से बात करवाता है जो पूछता है कि हम कैसे मान ले कि तुम्हारे पास रायन की तस्वीर है। बिली उसे कहता है तुझे मानना है तो मान, मुझे क्या। ब्लैक नॉयर वहां से चला जाता है और डीप से मिलने के लिए मैगी आती है जो उसे कहती है कि सुपर 7 में आने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। स्टारलाइट स्टॉर्म फ्रंट के ट्रेलर में चली जाती है और उसके लैपटॉप का इस्तेमाल करने लगती है, मगर स्टॉर्म फ्रंट वहां फिर से आ जाती है और ये देखकर कि स्टॉर्म फ्रंट को पता है कि स्टारलाइट के लिए कंपाउंड वी गेको ने चुराया था। वो उसे धमकी देती है कि अगर मैंने ये बात कंपनी वालों को बता दिया तो वो तुम्हारे साथ क्या ही करेंगे। फिर होमलैंडर के आने के बाद स्टारलाइट वहां से चली जाती है। होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट को थैंक यू कहता है क्योंकि स्टॉर्म फ्रंट के वजह से होमलैंडर की इज्जत अब बरकरार है। बॉयज की टीम वहां से निकलती है। दूसरी तरफ होमलैंडर और स्टॉर्म फ्रंट एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और वो होमलैंडर से कहती है अपने लेजर से उसे जलाने के लिए, और देखते हैं कि होमलैंडर के लेजर से स्टॉर्म फ्रंट को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर होमलैंडर भी हैरान हो गया था। 8 साल पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं जब फ्रेंची, उसकी गर्लफ्रेंड शेरी और उनका एक दोस्त जे सभी एक साथ होते हैं। वो लोग बैंक लूटने के बारे में प्लान करते हैं। फिर कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। स्टारलाइट ह्यूई को आकर बताती है कि स्टॉर्म फ्रंट को पता है कि मैंने ही कंपाउंड वी को चुराने के लिए बोला था और इसीलिए वो अपने अंदर से इस चिप को निकलवाना चाहती है जो फ्रेंची करेगा। आखिर में वो स्टारलाइट के कंधे के अंदर से एक बड़े से चिप को निकाल लेता है, लेकिन काफी खून बह गया था जिससे ह्यूई को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए काफी फिक्र होने
लगती है। स्टॉर्म फ्रंट और होमलैंडर को एक चोर को पकड़ना होता है और दोनों उसके सामने रोमांस करने लगते हैं और होमलैंडर गलती से उस चोर का सिर फोड़ देता है। ह्यूई स्टारलाइट को लेकर अपने अड्डे पर आता है जहाँ वो लोग रहते हैं। किमिको भी अब वापस आ गई थी और वो स्टारलाइट को घूरते रहती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि स्टारलाइट उनकी दोस्त है। स्टारलाइट उन सभी को बताने लगती है कि वो स्टॉर्म फ्रंट के लैपटॉप में चेक की थी, सीईओ के तरफ से काफी सारा मेल आया था और वो लोग पेंसिल्वेनिया के एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे जहाँ किसी तरह की इंफॉर्मेशन उन्हें मिलने वाली है, मगर वो क्या है वो उसे नहीं पता। मैगी से मिलने के लिए डीप आता है और उसे बताता है कि तुमने जिस ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए कहा था उसी एरोप्लेन का जो होमलैंडर के वजह से क्रैश हो गया था वो नहीं मिला, लेकिन उसने अपने मछली दोस्तों को कहा है ढूंढने के लिए, लेकिन उसे एक कैमरा मिला है। एशली को भी पता चल जाता है कि स्टारलाइट का सिग्नल नहीं मिल रहा, तो वो लोग उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। डीप और ए ट्रेन मिलते हैं और डीप कहता है कि मैं बस यहाँ ऐसे ही आया हूँ तुम लोगों से मिलने, मगर सुना कि तुम्हें भी निकाल दिया गया है। काफी दुख हुआ ये सुनकर और वो ए ट्रेन को फ्रेस्का पीने को देता है जो उसे भी दिया जाता था पीने के लिए। अब हम बॉयज की टीम को देखते हैं जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल के पास पहुंच गए थे। 8 साल पहले हम देखते हैं कि बैंक में डाका डालने के वजह से फ्रेंची को FBI पकड़ लेती है और उसे पूछताछ करने के लिए मैलोरी आती है। वो फ्रेंची से कहती है कि तुम्हें 20 से 25 साल की सजा होगी या फिर तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। आखिर में फ्रेंची मैलोरी के लिए काम करने के लिए मान जाता है। स्टारलाइट हॉस्पिटल के फेंस को तोड़ देती है और मदर्स मिल्क, फ्रेंची, किमिको अंदर चले जाते हैं। बिली उन सभी को स्नाइपर से देख रहा था और उसे मन कर रहा था कि वो स्टारलाइट पर गोली चला दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अंदर जाकर एक स्ट्रेचर पर फ्रेंची लेट जाता है और दोनों से लेकर अंदर चले जाते हैं। स्टारलाइट बिली से झगड़ा करने लगती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो उसे पसंद नहीं करता, तो वो उसे समझाने लगती है कि मैं भी उस कंपनी से उतनी ही नफरत करती हूँ जितना तुम करते हो, लेकिन पता नहीं तुम मुझे दरिंदा समझते हो क्यों। वो बिली से कहती है कि तुम बिल्कुल होमलैंडर की तरह हो। तभी वहां पर देखते हैं कि स्टॉर्म फ्रंट पहुंच जाती है और ये देखकर वो लोग घबराने लगते हैं। अंदर में तीनों किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे जहां पर वो लोग देखते हैं कि वहां जितने भी पेशेंट्स थे उन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जो वाट कंपनी के तरफ से करवाया जा रहा था। ये सब देखकर उनका तो होश ही उड़ गया था कि वहां पर सुपर टेररिस्ट की तैयारी चल रही थी। एक कमरे में वो लोग स्टॉर्म फ्रंट को देखते हैं जो एक कैदी से मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर किमी को घबराने लगती है। स्टॉर्म फ्रंट एक स्टाफ के साथ आई हुई थी, उसी से वो फोन पर बातें करती थी। पेशेंट पूछता है क्या मैं घर जा सकता हूँ, मगर वो कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तुम जल्दी घर जाओगे। तभी वो आदमी उस पेशेंट को जलाकर मार डालता है। फ्रेंची समझ गया था कि ये तो लैंप लाइटर है जिसे वो पहले भी लड़ चुका है। ह्यूई उन सभी को कहता है कि तुरंत वहां से निकलने के लिए। कॉरिडोर में लैंप लाइटर उन तीनों को देखकर उन पर हमला करता है, लेकिन वो गलती से एक दरवाजे को तोड़ देता है जहां से एक लड़की बाहर निकलती है। लैंप लाइटर उसे शांत करता है और उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, मुझे कुछ मत करना। लेकिन तभी पीछे से उस लड़की पर कोई गोली चला देता है। ये देखकर वो लड़की उस सिक्योरिटी वाले का पूरा शरीर ब्लास्ट कर देती है। ये देखकर सभी वहां से दौड़कर निकलते हैं और वो लड़की सारे पेशेंट्स का दरवाजा खोल देती है जिससे सारे सुपर टेररिस्ट आजाद हो जाते हैं। तीनों कंट्रोल रूम में आ गए थे छिपने के लिए और कैमरा में देखते हैं कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। मदर्स मिल्क लैंप लाइटर को समझाता है यहाँ से जिंदा निकलना है तो ये लड़की हमारी मदद कर सकती है। फिर वहां पर एक आदमी आता है जो लैंप लाइटर के ऊपर एसिड उगलने लगता है और किमी को उसे मारती है और उसका एसिड उसी के ऊपर गिरा देती है जिससे उसका चेहरा जल जाता है। ह्यूई देखता है कि हॉस्पिटल के अंदर चल क्या रहा था कि तभी एक पेशेंट उनके सामने आ जाता है। वो काफी घबराया हुआ था। बिली उसे कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो, तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन वो गलती से अपनी एनर्जी निकाल देता है जिससे वो सभी लोग पीछे गिर जाते हैं। बिली उसे गोली मार देता है। ह्यूई गाड़ी के अंदर था और उसे काफी गहरी चोट लग गई थी। स्टारलाइट कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि शॉक खाने के वजह से उसकी पावर चली गई थी। बिली उसे कहता है कि कैसी सुपर हीरो हो तुम, अब उन्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट का इंतजार करते करते थक गया था और वो गुस्से में उसके ट्रेलर को जला देता है। फिर आखिर में वो होमलैंडर से मिलने के लिए आती है, मगर होमलैंडर चला जाता है अपना सीन प्रैक्टिस करने के लिए। होमलैंडर उसे पूछता है कि आखिर वो पूरे दिन कहाँ गायब थी, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। एलिस्टर के साथ डीप और ए ट्रेन ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ए ट्रेन उनके साथ नहीं जुड़ना चाहता क्योंकि वो इतना धार्मिक इंसान नहीं है, मगर एलिस्टर ए ट्रेन के बारे में सब कुछ जानता था कि कैसे वो कमजोर हो गया है और वो नशा मुक्ति केंद्र जाता है।
एड्रियन गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता। एलिस्टर उसे वादा करता है कि वो उसे सुपर 7 में वापस भेज सकता है। हॉस्पिटल में देखते हैं कि मदर्स मिल्क लैम्पलाइटर से पूछता है कि आखिर तुम इन सभी सुपर विलेंस को जलाकर मार क्यों देते हो, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो वो कहता है कि शायद मुझे इसी में मजा आता है। लैम्पलाइटर पुराने दिनों को याद करता है और कहने लगता है कि वो फ्रेंची को पहचानता है। जब उसने बच्चों को जलाया था तो फ्रेंची ने उसे रोका नहीं था और कहता है शायद फ्रेंची को भी लोगों को जलता देखकर मजा आता है। फ्रेंची भड़क जाता है और 5 साल पहले के सीन को देखते हैं जब लैम्पलाइटर मैलोरी और बॉयज की टीम से मिलने के लिए आता है और मैलोरी उसे कहती है कि टावर के अंदर जो भी होता है, खासकर होमलैंडर से जुड़ा हुआ सब कुछ, वो आकर तुम मुझे बताओगे, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। गुस्से में लैम्पलाइटर वहां से चला जाता है और स्टारलाइट एक गाड़ी को रोकती है और आदमी से कहती है हमें आपकी गाड़ी चाहिए, इमरजेंसी है। लेकिन वो आदमी बंदूक निकाल लेता है और बिली पर तान देता है। गुस्से में स्टारलाइट उस आदमी पर अपने पावर से उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। स्टारलाइट को बुरा लग रहा था, फिर भी वो लोग वहां से निकलते हैं। गाड़ी के अंदर में एक बड़ा सा टेडी बियर था जिसे देखकर स्टारलाइट को काफी बुरा लग रहा था कि उसे उस आदमी को मारना नहीं चाहिए था। हॉस्पिटल में फ्रेंची लैम्पलाइटर से पूछता है कि तुम चाहे तो हमें मार भी सकते थे, लेकिन फिर भी तुम हमारे लिए काम कर रहे थे, आखिर क्यों। लैम्पलाइटर कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, तुम लोग तो फालतू लोग हो। लैम्पलाइटर कहने लगता है कि वो मैलोरी को मारने के लिए गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां पर मैलोरी के पोते रात में सो रहे थे और उसने जानबूझकर उन बच्चों को नहीं मारा। वो फ्रेंची से कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें देखा था, तुम मेरे पीछे आ रहे थे, लेकिन तुमने मुझे फिर भी नहीं रोका। फ्लैशबैक में देखते हैं कि फ्रेंची लैम्पलाइटर पर नजर रखा हुआ था कि तभी उसे शेरी का कॉल आता है जो उसे कहती है ओवरडोज के कारण जे मरने वाला है, तुम जल्दी यहाँ आओ। फ्रेंची वहां पहुंचकर देखता है कि जे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बिली स्टारलाइट को बुरा ना फील करने के लिए कहता है तुमने जो किया वो करना जरूरी था, मगर स्टारलाइट उसे साफ साफ कह देती है कि तुम मेरी तारीफ करना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। लैम्पलाइटर बाकियों को बताता है कि यहाँ पर सुपर हीरो या सुपर टेररिस्ट तैयार नहीं किए जाते, बल्कि ये लोग टेस्ट सब्जेक्ट हैं कंपाउंड वी स्टेबिलाईज करने के लिए। बच्चों पर इस कंपाउंड का असर सही होता है लेकिन बड़ों पर उतना नहीं, वो पागल हो जाते हैं, कई लोग तो एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसलिए कंपनी इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश में लगी हुई है ताकि अगर किसी भी एडल्ट के अंदर ये कंपाउंड भी इंजेक्ट किया जाए तो वो तुरंत सुपर हीरो बन जाए। लैम्पलाइटर को यहाँ रखा गया है सबूत जलाने के लिए। फ्रेंची लैम्पलाइटर को बता देता है कि वो अपने दोस्त जे को बचाने के लिए गया था और जब वो वापस आया तो लैम्पलाइटर जा चुका था, इसलिए वो लैम्पलाइटर को उस दिन नहीं रोक पाया। तभी वहां पर कोई दरवाजा पीटने लगता है और एक टेंटैकल मदर्स मिल्क को पकड़ लेती है, लेकिन देखते हैं कि ये तो कुछ और ही था। उस आदमी का औजार काफी लंबा था। वो लोग बाहर निकलने के लिए छुप छुप कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर एक लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो किसी को भी ब्लास्ट कर देती है। फिर वहां पर स्टॉर्म फ्रंट पहुंचती है और बिजली के झटके से उस लड़की को वहीं मार देती है और लैम्पलाइटर को बाहर बुलाने लगती है और वो उसे गुस्से में पूछती है कि आखिर यहाँ ये सब कुछ हुआ कैसे। ह्यूई को दोनों हॉस्पिटल में ले आते हैं और स्टारलाइट स्मेल करती है कि ह्यूई बेबी शैम्पू से अपने बाल धोता है। मजाक मजाक में वो कहती है कि ह्यूई एक्स परफ्यूम लगाता है, शायद ये खुद को विन डीजल समझता है। इस पर बिली को भी हंसी आ जाती है और वो कहता है ये तो अपने बम में भी फेयरनेस क्रीम लगाता है। स्टारलाइट कहती है ईयू तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। एलिना मैगी के फोन में एरोप्लेन वाला वीडियो देख लेती है जिसे देखकर उसका भी दिल दहल जाता है। मैगी कहती है कि मैं इसे होमलैंडर को दिखाऊंगी, शायद तब वो हमें अकेला छोड़ देगा, नहीं तो मैं इसे न्यूज में दे दूंगी। फिर तीनों को देखते हैं जो हॉस्पिटल से बाहर गए हुए थे और फ्रेंची किमिको से कहने लगता है कि मैं तेरी मदद कर रहा था क्योंकि मैंने जो किया उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन तुझे तो मदद चाहिए ही नहीं थी। वो लोग वहाँ मेलोरी को बुलाते हैं और मेलोरी लैम्पलाइटर को देखकर बंदूक निकाल लेती है। वो अपना बदला लेना चाहती थी उसे मारकर, लेकिन फ्रेंची समझाता है कि इसे मारकर कोई फायदा होगा नहीं। होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट से कहने लगता है कि आखिर तुम छुपा क्या रही हो, तो वो अपना सच बताने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती है। हाँ, ये बुढ़ी औरत उसकी बेटी है जिसका नाम है क्लोई। अल्जाइमर से कुछ साल पहले ही वो मर गई। होमलैंडर पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। वो कहती है मेरा जन्म 1919 में हुआ था। उसकी शादी इस कंपनी के फाउंडर फेडरिक से हुई थी और वो उसे तस्वीर भी दिखाती है और पीछे में नाजी झंडा भी था और ये बताती है कि सबसे पहले कंपाउंड भी उसे दिया गया था और उन दोनों की एक बेटी हुई थी जिसके बाद होमलैंडर को लैब में बनाया गया था और अपने नस्ल के लिए वो लड़ना चाहती है और कहती है कि उनके आर्मी को लीड करेगा होमलैंडर, इसलिए वो अब होमलैंडर से प्यार करने लगी है और अब उन्हें एक दूसरे की जरूरत भी पड़ेगी। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो लोगों को ब्लास्ट कर देती है जिसका नाम है सिंडी और वो बच गई थी।
स्टॉर्म फ्रंट मीडिया के सामने स्पीच दे रही होती है कि कैसे सुपर टेररिस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक मोटा आदमी ये सब कुछ अपने घर पर टीवी पर देख रहा था। फिर वो अपने काम पर चला जाता है और वो हर जगह बस सुपर हीरोज को ही देखता है। न्यूज में, इंटरनेट में, हर जगह। वो हर दिन एक दुकान में जाया करता था और एक दिन वो उस दुकान के क्लर्क को गोली मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सुपर विलन था। मतलब किस तरीके से वॉट कंपनी लोगों को ब्रेन वॉश कर रही है। खैर, बॉयज की टीम लैंप लाइटर को लेकर न्यूमैन के पास पहुंच जाती है और मैलोरी भी वहीं पर थी। बिली को नहीं लगता कि कांग्रेस वाले उनकी मदद करेंगे और न्यूमैन वहां आकर बताती है कि ऑपोजिशन वाले लैंप लाइटर की बातें सुनकर मजाक जरूर उड़ाएंगे। उसने अपने समय में बहुत कुछ देखा है और लैंप लाइटर की गवाही हमारे काम आएगी। और वो बिली से कहती है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। न्यूमैन सब कुछ जानना चाहती है कि आखिर हॉस्पिटल में पेशेंट के ऊपर कंपाउंड वी क्यों दिया जा रहा था, आखिर क्यों ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था। मैलोरी भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। स्टारलाइट से मिलने के लिए उसकी माँ आती है और उसे बताती है कि मैं यहीं होटल में रुकी हुई हूँ, मैं घर नहीं जाने वाली जब तक कि तुम मुझसे बात नहीं करती। स्टारलाइट बहुत ज्यादा दुखी थी और वो अपनी माँ को बता देती है कि मैं यहाँ आकर जिस दुनिया को देखी हूँ, यहाँ कोई अच्छे लोग नहीं है, यहाँ सभी बुरे लोग हैं, यहाँ बुरे लोगों को सजा नहीं मिलती, सब कुछ पैसों के लिए हो रहा है। स्टारलाइट की माँ कंपनी से कांटेक्ट कर चुकी थी, इसलिए वो लोग स्टारलाइट को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और बिली ह्यूई से कहता है लैंप लाइटर के साथ रुकने, जो वहां बैठकर मूवी देख रहा था जिसमें डीप हीरो था। तभी बिली को उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ अभी न्यूयॉर्क आई हुई थी और वो बिली को बताती है तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। स्टारलाइट को एक कमरे में बंद करके रखा जाता है जहाँ उसके पावर्स काम नहीं करते। ह्यूई लैंप लाइटर के साथ बकवास मूवीज देख रहा था और वहाँ लैंप लाइटर बताने लगता है कि कैसे वो 4 साल का था तब उसके अंदर से पहली बार उसके पावर्स बाहर निकले थे। उसके पापा खुशी से पागल हो गए थे, लेकिन असली में उसे पूरी जिंदगी साइड में ही रखा गया, जबकि बाकी के लोग असली सुपर हीरो का काम कर रहे थे। उसकी बातें सुनकर ह्यूई भी कहने लगता है कि वो भी ऐसा ही फील करता है कि वो यूजलेस है। होमलैंडर और स्टॉर्म फ्रंट लोगों के सामने स्पीच दे रहे होते हैं, पर वहाँ कह रहे होते हैं कि जितने भी लोगों की जान गई है उन लोगों के लिए वो प्रेयर करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही झूठ काफी नहीं था कि वो लोग कांग्रेस वुमेन न्यूमैन के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं कि जब जब हम कुछ करते हैं ये पॉलिटिशियन हमें इस तरीके से दुनिया के सामने दिखाते हैं जैसे कि हम भी उनके दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जंग छिड़ चुकी है, इसलिए हमें और कंपाउंड भी चाहिए और सुपर हीरोज भी। होमलैंडर ये भी कह देता है कि उनके बीच में एक गद्दार है और वो कोई और नहीं बल्कि स्टारलाइट है। ह्यूई ये सब देखकर काफी घबराने लगता है। वो लैंप लाइटर से मदद चाहता है ताकि वो उसके साथ हेडक्वार्टर चले स्टारलाइट को बचाने के लिए। लैंप लाइटर दोबारा से इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। ह्यूई उसे याद दिलाता है कि वॉट कंपनी ने उसके साथ क्या क्या किया। क्या लैंप लाइटर को बदला नहीं लेना, क्या उसे गुस्सा नहीं आता। बिली अपनी माँ से मिलता है लेकिन वो देखता है कि उसके पापा तो जिंदा थे। बिली को यहाँ बुलाना था तो उसकी माँ को झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो बिली आता नहीं। उसके पापा उससे बात करते हैं और वो दोनों लेनी के बारे में बात करते हैं जो बिली का छोटा भाई था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बिली अपने पापा पर इल्जाम डालता है कि उसके छोटे भाई की जान उसके पापा के वजह से गई। उसके पापा कहते हैं तुम्हारा भाई कमजोर था, तुम्हें अपने भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, इसलिए उसने खुद की जान ले ली। बिली अपने पापा का गला घोटने लगता है गुस्से में और उसकी माँ उसे रोकती है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। होमलैंडर स्टारलाइट को मारना चाहता था और वो दोबारा से उसे छोड़ने की गलती नहीं कर सकता, मगर स्टॉर्म फ्रंट कहने लगती है कि अगर वो जिंदा रहेगी तभी हमें सिंपैथी मिलेगी और कंपाउंड वी भी। वहां पर एक छोटी बच्ची को देखकर उसे अपनी बेटी याद आ जाती है। इसके बाद होमलैंडर रेबेका और रायन से मिलने के लिए जाता है और होमलैंडर अपने बेटे से माफी मांगता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। स्टॉर्म फ्रंट रायन से बात करती है और उसे समझाती है कि तुम दुनिया के पहले सुपर हीरो हो जिसने अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है। एलिना अपनी बहन के पास रहने के लिए जाना चाहती थी और वो अभी भी उस एरोप्लेन वाले वीडियो को देखकर बहुत ज्यादा डरी सहमी हुई है। वो अपने दिमाग से उस वीडियो को निकाल नहीं पा रही। मैगी गुस्से में डाइनिंग टेबल को पलट देती है और वो एलिना से कहती है कि तुम मेरी असलियत देखना चाहती हो, यही हूँ मैं। मैलोरी और मदर्स मिल्क डॉक्टर वोगलबॉम से मिलने के लिए जाते हैं और वो उनसे हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं जहां वॉट कंपनी एक्सपेरिमेंट कर रही है। मैलोरी डॉक्टर से कहती है कि वॉट कंपनी ने ही तुम्हें अपाहिज बनाया, अब समय आ गया है बदला लेने का, बस कोर्ट में गवाही दे दो। डॉक्टर मना करते हैं और कहते हैं कि उसका परिवार है और कभी कभार गलत चीजों के लिए लड़ा नहीं जाता, बस उन्हें छुपाया जा सकता है। मैलोरी भी इस बात से एग्री करती है।
और वो मदर्स मिल्क को समझाती है कि तुम भी अपने परिवार के पास लौट जाओ क्योंकि वॉट कंपनी का कभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। फ्रेंची न्यूमैन पे नजर रखा हुआ था कहीं उसे कुछ हो ना जाए और वहाँ पर वो किमिको से बात करने लगता है। वो किमिको से कहता है अपनी साइन लैंग्वेज सिखाने। डीप अपनी पत्नी के साथ एलिस्टर के बर्थडे पार्टी में आया हुआ था जहाँ वो एड्रियन से मिलता है। ह्यूई और लैम्पलाइटर दोनों वॉट हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाते हैं। एशली मैगी से मिलने के लिए आती है जो एक लड़के के साथ एंजॉय कर रही थी। ये सब देखकर वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब लोगों को पता चल जाएगा मैगी लेस्बियन नहीं है बल्कि बाइसेक्सुअल है। एलिना का वापस आना जरूरी है मगर मैगी एशली से कहती है कि अरे एक बार इंसान बनने की कोशिश तो करो। वो कहती है मेरे लिए इतना आसान नहीं है। स्टॉर्म फ्रंट और होमलैंडर मिलकर रायन के दिमाग में बातें भरने लगते हैं कि जैसे कि रायन को होमलैंडर की मूवी देखनी चाहिए, उसे बाहर जाना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। ये सब सुनकर रेबेका नाराज थी और होमलैंडर समझाता है कि अगर ये लड़का बाहर नहीं निकलेगा तो वो दुनिया को देखकर घबरा जाएगा, इसलिए अभी इसका बाहर जाना जरूरी है। रेबेका कहती है मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी, इसकी भलाई उसी में है। इसके बाद बिली डॉक्टर के घर पहुंच जाता है और जानना चाहता है कि होमलैंडर बचपन में कैसा था। डॉक्टर बताते हैं कि जब वो 5 या 6 साल का था तो वो काफी स्वीट बच्चा था। उसे परियों की कहानी सुनना पसंद था लेकिन डॉक्टर चाहते थे कि होमलैंडर ताकतवर बने, इसलिए उसके अंदर ताकत भरने वाला लिक्विड डाला गया। होमलैंडर को यह सब पसंद नहीं था लेकिन डॉक्टर को तो ये करना था। बिल्ली जानता है कि उसकी पत्नी को फैसिलिटी के अंदर रखने वाला डॉक्टर ही था। डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बिल्ली कहता है कि वो सिर्फ डॉक्टर को ही नहीं मारेगा बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। वहाँ पर डॉक्टर की बेटी आती है चाय लेकर। लैम्पलाइटर अंदर आ जाता है और वो देखता है कि कॉन्फ्रेंस रूम में उसके स्टैचू को हटा दिया गया था। वो काफी दुखी हो गया था और इसीलिए वो खुद को जलाकर मार डालता है। आग के वजह से अलार्म बजने लगता है और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और स्टारलाइट बाहर आ जाती है। ह्यूई को लैम्पलाइटर का हाथ चाहिए था इसीलिए वो उसे काटने लगता है। दूसरी तरफ ब्लैक नॉयर स्टारलाइट से लड़ने लगता है लेकिन तभी स्टारलाइट को बचाने के लिए मैगी पहुंच जाती है और वो ब्लैक नॉयर के मुंह में बादाम वाली टॉफी डाल देती है क्योंकि ब्लैक नॉयर को बादाम से एलर्जी है और वो दोनों ब्लैक नॉयर को तड़पते हुए छोड़कर चले जाते हैं। ह्यूई को वहां पर स्टारलाइट की मां मिल जाती है जो उसके हाथ में कटा हुआ हाथ देखकर घबरा जाती है और वो उसकी मां को लेकर वहां से भागने लगता है। फिर वहां पर स्टारलाइट आती है जो उसे देखकर खुश हो गई थी कि वो उसे यहाँ बचाने के लिए आया था। रायन को पता चल चुका है कि यहाँ आसपास सब कुछ नकली है और इसीलिए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। रेबेका घबराने लगती है मगर तभी होमलैंडर रायन को लेकर वहां से चला जाता है। बिल्ली अपनी माँ से मिलने के लिए आता है और उसकी माँ माफी मांगती है झूठ बोलने को लेकर। फिर वो अपने बेटे को गले लगाती है और अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है। खैर अब अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होनी थी और बॉयज की टीम पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाती है हियरिंग देखने के लिए। कोर्ट में डॉक्टर वोगेलबॉम को बुलाया जाता है लेकिन इससे पहले कि वो गवाही देता वहां सभी का सिर फटने लगता है। डॉक्टर भी मर जाते हैं। शॉक वेव का भी सिर फट गया था। धीरे धीरे सभी के सिर बैलून की तरह फटने लगते हैं। मैलोरी न्यूमैन को लेकर वहां से निकलती है और उसके बाद चैनल में भी ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है। सभी लोग हैरान हो गए थे कि उन लोगों ने क्या देख लिया, क्या ये सब कुछ असली था। इसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए दिखाया जाता है कि किस तरीके से सुपर विलन से लड़ा जा सकता है, एटलीस्ट कम से कम खुद को बचाया जा सकता है जब तक कि वहां पर कोई सुपर हीरो नहीं आ जाता। मैलोरी और न्यूमैन जाते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से बात करने और वो लोग प्रेसिडेंट से मिलना चाहते थे लेकिन वो कहता है कि प्रेसिडेंट तुमसे नहीं मिलना चाहते, वो तुम्हें पसंद ही नहीं करते और वैसे भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं और कंपाउंड को भी हामी दे दी गई है और इससे होगा ये कि सुपर हीरो की तादाद और बढ़ जाएगी। न्यूमैन कहने लगती है कि कोर्ट में जो कुछ भी हुआ इसमें वो कंपनी ही जिम्मेदार है ताकि उनकी हुकूमत बरकरार रहे, सेक्रेटरी उनकी और मदद नहीं कर सकते। फिर हम रेबेका को देखते हैं जो अपने घर से भाग निकली थी। स्टारलाइट अपनी माँ से कहती है यहाँ से चले जाने क्योंकि यहाँ रहना सही नहीं होगा। वो जाने से पहले अपनी बेटी के लिए एक नया क्रॉस नेकलेस उसे देती है और स्टारलाइट कहती है मैं इन सब में विश्वास नहीं करती। उसकी माँ कहती है बस इसे अपने पास तो रखो। फ्रेंची एक ऐसा हथियार बनाता है और उसे उम्मीद है कि इससे वो स्टॉर्म फ्रंट को हरा सकते हैं। ह्यूई ये सब के लिए तैयार नहीं था लेकिन बाकी लोग तैयार थे क्योंकि अब वॉट कंपनी हद पार कर रही है। स्टारलाइट कहती है कि अगर मैं उनके खिलाफ गवाही दे दूं तो तुम लोगों की मदद हो जाएगी मगर उसे तो गद्दार करार दे दिया गया था तो उस पर कौन ही यकीन करेगा। स्टारलाइट कहती है कि एक है जिस पर लोग भरोसा जरूर करेंगे। कोर्ट में जो कुछ भी हुआ
होमलैंडर को लगता है इसके पीछे सीईओ है। स्टॉर्मफ्रंट होमलैंडर को प्लान बताती है कि अब उन्हें दूसरों के सामने नाचना गाना नहीं पड़ेगा, फोटो शूट करना, फिल्म शूट करना ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब हम अपनी मन की कर पाएंगे, बस सही लोगों को हमें डोज देना होगा। स्टारलाइट सोच रही होती है कि आखिर वो कंपाउंड को फैलने से रोक पाएंगे और ह्यूई से वो पूछती है कि तुम मुझे बचाने के लिए वहां क्यों आए थे? तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था लेकिन फिर भी तुम आ गए। वो कहता है कि मैं तुम्हें वहां छोड़ कैसे सकता था? स्टारलाइट कहती है इसी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों मैगी के घर पहुंचते हैं और स्टारलाइट मैगी से कहती है कोर्ट में कंपनी के खिलाफ गवाही देने, होमलैंडर, स्टॉर्मफ्रंट सभी के खिलाफ कोर्ट में बोलने। मैगी कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि ये करना खुदकुशी है। स्टारलाइट उसे समझाने लगती है कि जंग शुरू हो चुकी है, मानो या ना मानो, मगर मैगी ये बकवास नहीं सुनना चाहती और उसे याद दिलाती है कि मैंने तुम्हारी कितनी बार जान बचाई है, ना उस समय कुछ बदला था ना अब कुछ बदलेगा। बिली से मिलने के लिए रेबेका पहुंच जाती है और वो रोते हुए कहने लगती है कि होमलैंडर रायन को ले गया। एलिस्टर सीईओ के साथ मीटिंग कर रहा था और वो सीईओ को बताने लगता है कि डीप सुधर चुका है और वो अब सुपर 7 में शामिल होने के लिए तैयार है। वो ए ट्रेन को भी शामिल करना नहीं चाहते। सीईओ कहते हैं कि मैं डीप को भले ही शामिल कर लूंगा लेकिन ए ट्रेन को नहीं, क्योंकि स्टॉर्मफ्रंट बहुत बड़ी रेसिस्ट है। रेबेका बिली से माफी मांगती है उस रात वो जो कुछ भी बोली उसके लिए। बिली उसे वादा करता है कि वो रायन को ढूंढ निकालेगा। रायन हेडक्वार्टर में था और एशली उसके साथ वक्त बिता रही थी और देखते हैं कि उसके बाल झड़ते ही जा रहे थे। रायन अपनी माँ को कॉल करना चाहता था। होमलैंडर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो स्टॉर्मफ्रंट कहने लगती है कि यहाँ रहोगे तो बोरिंग लगेगा, चलो कहीं घूम के आते हैं। वो दोनों उसे घुमाने के लिए ले जाते हैं और वहां पर होमलैंडर को देखकर सभी लोग आ जाते हैं सेल्फी लेने के लिए और इतनी भीड़ को देखकर रायन घबराने लगता है क्योंकि उसे ये सब की आदत नहीं है। ह्यूई अपनी मॉम के बारे में स्टारलाइट को बताता है कि वो मरी नहीं है। जब वो 6 साल का था तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, तब से वो सैड सॉन्ग सुनते आ रहा है और अब तक उसकी माँ उसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। तभी अचानक उन्हें ए ट्रेन ढूंढ लेता है जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो एक फाइल लेकर आता है और उसमें जो लिखा हुआ था उसे देखकर स्टारलाइट हैरान हो गई थी। ए ट्रेन बस किसी तरह टीम में शामिल होना चाहता है और स्टॉर्मफ्रंट को टीम से निकाल देना चाहता है और कहता है कि स्टॉर्मफ्रंट को मत छोड़ना। सीईओ से मिलने के लिए बिली पहुंच जाता है और वो सीईओ को समझाने लगता है कि रायन ही है जिसे हम होमलैंडर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो होमलैंडर से अलग रहेगा तब, और ये करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सीईओ कहने लगते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसे कंपनी का शेयर वैल्यू बढ़ रहा है। बिली कहता है कि वो रायन को होमलैंडर से चुरा कर लाएगा, लेकिन उसके बाद रायन को कहाँ लेकर रखना है इसकी जिम्मेदारी सीईओ की होगी। सीईओ वादा करते हैं कि रायन को उसकी माँ पालेगी। बिली कहता है उसके लिए कोई और माँ ढूंढ लो, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। होमलैंडर रायन से बात करता है जो काफी डरा हुआ था और कहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे जिसे देखकर वो डर गया था। रायन होमलैंडर से कहता है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं आपकी तरह बन ही नहीं सकता। होमलैंडर अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें कुछ भी अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनकर रायन खुश हो जाता है। बिली रेबेका को आकर बताता है कि रायन एक केबिन में है और ह्यूई उन्हें ए ट्रेन का दिया हुआ फाइल दिखाता है और बिली ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो जैकपॉट है। बिली रायन को लाने के लिए जाने वाला था लेकिन बाकी के टीम भी उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले थे, सभी बिली के साथ जाएंगे और बिली मान जाता है। रेबेका बिली से कसम खाने को बोलती है कि वो रायन को सही सलामत उसके पास लेकर आएगा। किमी को डर रही होती है कहीं वो फिर से स्टॉर्मफ्रंट को अपने सामने देखकर फ्रीज ना हो जाए। फ्रेंची नया नया लैंग्वेज सीख रहा था मगर वो थोड़ा बहुत समझता है और किमिको को समझाता है कि तुझे पहले से ही पता था कि ये सब कुछ होने वाला है और जब तू उसके सामने होगी तो तुझे समझ आ जाएगा कि करना क्या है। होमलैंडर अपने बेटे को ट्रेन कर रहा था लेकिन उसके अंदर से पावर बाहर ही नहीं आ रहा था। ये देखकर स्टॉर्मफ्रंट उसके अंदर नफरत घोलने लगती है और ये कहती है कि लोग हमें मारना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे अलग हैं, इसलिए हम अपने जैसे लोगों को बचाना होगा, हमें तुम जैसे हीरो की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि न्यूज में दिखाया जा रहा था कि स्टॉर्मफ्रंट और नाजी का एक कनेक्शन हुआ करता था और ये सब कुछ देखकर स्टॉर्मफ्रंट बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गई थी। वो हेडक्वार्टर में आती है और वो गुस्से में ये सब कुछ देखने लगती है कि उसके पुराने पिक्चर्स लीक हो गए थे। दूसरी तरफ बॉयज की टीम पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं और होमलैंडर भी ये न्यूज देख रहा था कि तभी वहां पर बहुत जोर से आवाज होने लगता है। होमलैंडर वहां से चला जाता है और ये देखकर बॉयज की टीम सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। रेबेका अपने बेटे को लेकर वहां से निकलती है। होमलैंडर जंगल में आकर देखता है कि वहां पर बहुत सारे स्पीकर्स रखे हुए थे, वहीं से आवाज आ रहा था। वो उन स्पीकर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है
बिली अपनी पत्नी को कहता है यहाँ से चले जाने के लिए। वो रेबेका और रायन को अलग नहीं करना चाहता। वार्ड की सिक्योरिटी केबिन तक पहुंच जाती है बिली को पकड़ने के लिए, मगर वो वहां पर था ही नहीं। होमलैंडर वहां पर आता है और उन लोगों से गुस्से में पूछने लगता है कि मेरा बेटा कहाँ है। उसे लग रहा था कि वार्ड कंपनी ने ही रायन को किडनैप कर लिया है। बिली रेबेका को समझा रहा होता है कि तुम उसे एक अच्छा इंसान बनाओ, हमारे पास झगड़ने का टाइम नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। जैसे ही वो मदर्स मिल्क के साथ वहां से निकलती है, स्टॉर्म फ्रंट उनके गाड़ी को उठाकर फेंक देती है। वो काफी गुस्से में है क्योंकि उसकी असलियत अब दुनिया के सामने जो आ चुकी है। बिली गाड़ी से अपनी पत्नी और रायन को निकालता है और स्टॉर्म फ्रंट जब बात कर रही थी तो अचानक से किमी को हंसने लगती है, जिसके बाद स्टारलाइट और किमी को मिलकर स्टॉर्म फ्रंट पर हमला करते हैं और वो उनके गाड़ी पर रखा हुआ सारा बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। स्टॉर्म फ्रंट पे बंदूक का भी कोई असर नहीं होता, वो उन्हें खिलौने की तरह उठाकर फेंक देती है। स्टॉर्म फ्रंट बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। फिर आखिर में वहां पर मैगी आ जाती है और तीनों लड़कियां मिलकर स्टॉर्म फ्रंट को जमकर धोने लगती हैं। अपनी जान बचाने के लिए स्टॉर्म फ्रंट वहां से फिर भाग निकलती है। होमलैंडर सिक्योरिटी के सभी लोगों को मार डालता है। स्टॉर्म फ्रंट रायन को लेने के लिए पहुंच जाती है और वो बिली पर हमला करती है। रेबेका स्टॉर्म फ्रंट के आंख में चाकू घुसा देती है, इसीलिए स्टॉर्म फ्रंट रेबेका का गला पकड़ लेती है। रायन रोने लगता है और वो अपने आंख से आखिरकार लेजर निकालता है। जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी को बहुत गहरी चोट आ गई थी, बहुत खून बह रहा था और आखिरी वक्त में वो बिली से कहती है कि इसमें रायन की कोई गलती नहीं है, वो अच्छा लड़का है। ये कहकर वो मर जाती है। बिली टूट चुका था कि तभी वहां पर होमलैंडर पहुंचता है और ये देखकर वो रोने लगता है कि स्टॉर्म फ्रंट के हाथ पैर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और स्टॉर्म फ्रंट जर्मन भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। होमलैंडर रायन को अपने पास बुलाता है मगर वो बिली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। होमलैंडर इससे पहले कुछ करता वहां पर मैगी आ जाती है और होमलैंडर से कहती है इन सबको यहाँ से जाने दो और उसे एरोप्लेन वाला वीडियो दिखाती है, धमकाती है कि तुम स्टारलाइट को भी कुछ नहीं करोगे, इन्हें भी कुछ नहीं करोगे, मुझे और एलिना को भी जिंदा छोड़ दोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं इस वीडियो को रिलीज कर दूंगी। होमलैंडर कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको मार डालूंगा। मैगी कहती है तो सबको मार दो, कम से कम पता तो चलेगा कि तुम कितने बड़े दरिंदे हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। बिली रायन को लेकर वहां से चला जाता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान सीईओ मीडिया से ये बता रहे होते हैं कि कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए स्टॉर्म फ्रंट जिम्मेदार थी और इसीलिए अब अनिश्चित समय के लिए कंपाउंड वी के रिलीज को भी रोका जाता है। होमलैंडर सभी को बताता है कि स्टॉर्म फ्रंट को फिलहाल कैद करके रखा गया है और वो सबके सामने स्टारलाइट से माफी मांगता है, उसे धोखेबाज समझा गया इसीलिए, और वो उसे अपने टीम में वापस वेलकम करता है। एलिस्टर दोनों को आकर बताता है कि किसी ने स्टॉर्म फ्रंट के फाइल को चुरा लिया और एट्रेन घबराने लगता है मगर अब उसे टीम में शामिल कर लिया गया था, जिससे एट्रेन खुश हो जाता है मगर डीप को नहीं। डीप नाराज हो गया था। ह्यूई स्टारलाइट एक दूसरे से बात कर रहे थे और ह्यूई कहने लगता है कि मैं अब तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बिली रायन के साथ बैठा होता है और वो रायन को अपना सेंट क्रिस्टोफर वाला नेकलेस दे देता है और उसे कहता है ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो रायन को मैलोरी को सौंप देता है और मैलोरी बस दुआ करती है कि ये लड़का होमलैंडर की तरह ना बने। वो बिली से कहती है कि तुम्हारे दोस्तों के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं, अब तुम लोग आजाद हो। व्हाइट हाउस में सुपर अफेयर्स के लिए एक ऑफिस खोला जा रहा है और न्यूमैन उनकी नई हेड होगी। वो तुम्हें पैसे भी देगी ताकि तुम उनके लिए काम करते रहो। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? बिली वहां से चला जाता है। मदर्स मिल्क आखिरकार अपने परिवार से मिलता है। फ्रेंची और किमिको भी अब उस अंडरग्राउंड वाले जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ होमलैंडर पूरे शहर का नजारा लेकर मैस्टरबेट कर रहा था और कहता है मैं जो चाहूँ वो करूंगा। एलिस्टर न्यूमैन को कांग्रेचुलेट करता है सुपर अफेयर का हेड बनने के लिए, लेकिन तभी अचानक एलिस्टर का सिर फट जाता है और हम देखते हैं कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस वुमेन न्यूमैन थी। मतलब कि जितने लोगों का भी सिर फटा उसके पीछे न्यूमैन है। वो अपने ऑफिस पहुंचती है और वहां उसे मिलने के लिए ह्यूई आता है। वो उसे यहाँ देखकर काफी खुश थी और ह्यूई उसे पूछता है क्या मुझे यहाँ कोई जॉब मिल सकती है। वो कहता है मैं अभी भी लड़ना चाहता हूँ लेकिन तरीका बदलना चाहता हूँ। न्यूमैन मान जाती है और वो दरवाजा बंद करती है और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।